इस दूसरे दिन, आज का दिन जो हमने आयोजित किया है अंतर्राष्ट्रीय काव्य अनुष्ठान, जिसमें आज दूसरा दिन है। मैं सपना केकरे हिंदी उत्सव के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपका सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित हैं विभिन्न एशियाई देशों से आए माँ हिंदी की सेवा में तत्पर दिग्गज कवि और कवयित्रियाँ। मंच पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम और संपूर्ण यूबीआई परिवार की ओर से आप सभी का अभिनंदन। और सारे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर आज वापस हमारे साथ जुड़े हैं, रोज हमसे मिलने आते हैं। बने रहिएगा, रोज कार्यक्रम नए नए अलग अलग हम लाते रहेंगे। आज का दिन बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि आज मलेशिया, सिंगापुर और मेरे आसपास के देश जहां मैं इस वक्त बैठी हूँ वहां से लोग जुड़े हैं। तो हमारे साथ हांगकांग, जापान, थाईलैंड, चीन, तियानजिन, सिंगापुर और मलेशिया से लोग जुड़े हैं। सारे कवि कवयित्री इतनी सुंदर कविताएं आपके समक्ष लेके आने वाले हैं कि आप बहुत मजे लेने वाले हैं आज की शाम। और दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है ये सिंगापुर की संस्था कविताई के सहयोग से संभव हुआ है। इसके लिए मैं कविताई की संस्थापक चारुदुलाना गुर्जर जी का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारा सौभाग्य है कि आज की ये संध्या आज उन्हीं के संचालन में आज की संध्या जो है हम बिताने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शार्दुला जी। बहुत शुक्रिया सपना, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं ये आज सोच रही थी अभी कि ऐसा कैसे हो गया कि सालों हम लोग इतनी संस्थाओं के साथ काम करते रहे, हमने इतने कार्यक्रम किए, और जो हमारे पड़ोस में हमारे इतने प्रिय मित्र सपना की संस्था थी, सालों बाद जाकर आज हम उनके साथ एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो देर आए और दुरुस्त आए। तो मैं सोचती हूँ बहुत अच्छा होने वाला है कार्यक्रम, क्योंकि ये एशिया का स्वर है, कोई ये अंतर्राष्ट्रीय स्वर नहीं है। फर्क ये है कि एशिया भारत का ही तो एक हिस्सा है, तो उसमें भारत भी है। तो हम सब बहुत पास हैं, हम सबका जीवन जो है वो बहुत अलग नहीं है भारत के जीवन से, क्योंकि हम एशिया में रहते हैं। तो आप जो स्वर आज सुनेंगे वो बहुत कुछ आपको अपने स्वर, भारत के स्वर जैसे ही लगेंगे। तो मुझे जो बात ये लगा कि हमने इतने दिनों बाद साथ में किया, तो मुझे फराज साहब का एक शेर याद आया कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। क्या मैं बात। इतनी बार मलेशिया और केएल आई हूँ और मलेशिया के अन्य शहरों में रही हूँ, सुना है उसको भी है शेर और शायरी से शगफ, शगफ मतलब आपको दिलचस्पी। सुना है उसको भी है शेर और शायरी से शगफ, सो हम भी मुइज्जे अपने हुनर के देखते हैं, क्या बात। बात क्या है बात। बात करके देखते हैं। तो बहुत सुंदर। इसी इन्हीं शेरों से शुरू करके अगर हम एशिया की बात करते हैं, तो सबसे पहले वैसे तो एक बात मैं कह दूं कि जब इतने गुणी वक्ता हैं हमारे सामने, तो ये निजामत तो है नहीं, ये खिदमत है बस कि मैं बिल्कुल तो बिल्कुल, और मैं उन्हें भी बुलाना चाहूंगी आपकी बात सुनने के लिए। मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में शिरकत देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कविताई की और यूबीआई की ओर से आप सबका स्वागत। और सभी को, शार्दुला जी, आपको वैसे कौन नहीं जानता, ये सभी आपको जानते हैं और जो सुनने वाले हैं वो भी आपको जानते हैं। पर थोड़ा सा आपका परिचय भी देना चाहूंगी, यदि आपका मुझे हाँ मिले तो, सहमति हो। तो कौन नहीं जानता वैसे शार्दुला जी को। और अभी हम कई ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं। दिगंबर सर हमारे बीच में हैं, उनकी वजह से मैं कई इतने दिग्गज कवियों और कवियत्रियों के साथ जुड़ पाई हूँ। दिगंबर सर हमारे कहना चाहिए गुरु, मेंटोर यूबीआई के, और जिनकी वजह से यूबीआई तरक्की भी कर पा रहा है और सोच भी पा रहा है कि कुछ हम और अच्छा करें। तो उनकी गाइडेंस में, उनकी मेंटरिंग के अंदर यूबीआई इतना आगे जो भी कार्य कर पा रहा है उनकी वजह से कर पा रहा है। तो सबसे पहले तो दिगंबर सर हमारे बीच में हैं। और
हमारे साथ इतने दिग्गज कवि हैं और कवयित्रियां हैं, नाम से जरूर मैं उनका जो है आभार प्रकट करूंगी और उन्हें बुलाऊंगी मंच पे, और उनसे बिल्कुल अपनी शार्दुला जी जो हैं उनसे सभी जुड़े हुए हैं, सब उन्हें जानते हैं, लेकिन उनको शायद कुछ लोग जो नहीं सुने हो पहले और जो उन्हें नहीं जानते हो, उन्हें ये जरूर बताना चाहूंगी कि इतनी प्यारी कवयित्री और अभी उन्होंने इतने प्यारे शेर सुनाए। आप कौन मानेगा कि ये जो है कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग में मास्टर्स हैं, ऑयल एंड गैस की गैस इंडस्ट्री में कंसल्टेंट हैं, जॉब करती हैं फुल टाइम, उसके बावजूद ये सिंगापुर कविताई की संस्थापक हैं और हिंदी साहित्य में उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है और इतने वैश्विक स्तर पे इतने ग्रुप्स के साथ जुड़ी हैं। कविता की पाठशाला भी हमने जगदीश ओम सर के साथ एक कार्यक्रम किया, वो सीरीज शुरू है अभी, उनसे हम काफी कुछ सीखेंगे, उनसे हम एक ग्रुप और है उसमें भी सीखते रहे हैं। तो उन इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से आप जुड़ी हुई हैं, जॉब के साथ इतना समय साहित्य को देना, मुझे लगता है ये सब जो मेरे साथ आज बैठे हैं ये सब भी, आप सभी भी फुल टाइम जॉब में हैं और फुल टाइम जॉब होने के बावजूद साहित्य की सेवा कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला। और आप आगे की जो बागडोर है मैं हमारी शार्दुला जी को सौंपना चाहूंगी उनकी दो पंक्तियों के साथ। भाव में श्रृंगार मध्यम हो चला है, भाव में श्रृंगार मध्यम हो चला है, जानती हूँ प्यार कम कम हो चला है। पर मैं ये जानती हूँ कि आप में प्यार की कभी कमी नहीं होगी शार्दुला जी, इतने प्यार से आपने हमारा जो हमारी बात रखी और आप आई और सब लोगों को साथ में लाई, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मंच का संचालन आपके हाथों सौंपती हूँ और अब मैं श्रोता बन के एंजॉय करूंगी, सुनूंगी आप सबको, बहुत वेट कर रही हूँ सुनने के लिए। बहुत शुक्रिया सपना, बहुत शुक्रिया। और मैं ये बस कहना चाहूंगी कि ये शुरुआत है एक अच्छे सफर की और हम साथ में बहुत से कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो कि ठीक होगा, और दिगंबर जी का बड़ा हाँ है उसके अंदर कि सब कुछ ठीक होगा, तो हम लोग सबसे पहले मिल सकेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम मिलना चाहें तो एशिया के लोग और हम सिंगापुर मलेशिया के लोग सबसे पहले मिलने वाले लोगों में से हो सकेंगे। तो अगर हम एशिया की बात करते हैं तो लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान की तरफ मुझे लगता है हमें सबसे पहले जाना चाहिए। और जापान का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमको हाइकू दिया और हाइकू के बाद हाइकू से जुड़े हुए बहुत सारे छोटे छोटे कविताओं के फॉर्मेट वाली जितनी भी कविताएं हैं, सुडुकू आया, हास्य वाले हाइकू आए, सारे जो फॉर्मेट है वो जापान के हैं। तो ऐसे जो जिस हिंदी साहित्य से जिनका साहित्य इतना जुड़ा हुआ है, ऐसी जगह से हिंदी की गूंज निकालने वाली, जिन्होंने हिंदी की गूंज नाम की पत्रिका निकाली, जो खाली जापान ही नहीं अंतरराष्ट्रीय साहित्य को कवर करती है, ऐसी पत्रिका निकालने वाली और मेरे साथ बहुत से कार्यक्रम करने वाली रमा जी के साथ हमने जब जापान में ओलंपिक हुआ तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय खेल कविता प्रतियोगिता की, जिसमें रमा जी का बहुत सहयोग रहा हमको। तो एक तो वो बहुत मीठी हैं, तो चाशनी जैसी रमा जी को मैं गुलाम रब्बानी साहब के एक शेर से आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ आए और हमें कुछ अपनी कविताएं सुनाएं। राह तलब में किसे आरजुए मंजिल है, राह तलब में किसे आरजुए मंजिल है, शऊर हो तो सफर खुद सफर का हासिल है, शऊर हो तो सफर खुद सफर का हासिल है। रमा जी आप आए, वैसे तो उन्होंने इतनी मंजिलें पहले ही नाप ली हैं, पर फिर भी उनका सफर इतना सुंदर है, उनके साथ किसी और का सफर भी बड़ा सुंदर है। जैसे कई बार आप किसी के साथ काम करते हैं आपको टेंशन होती है, रमा जी के साथ काम करते हैं बस प्रेम का ही रसास्वादन होता है। रमा जी आए। बहुत 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 आभार शार्दुला जी, बहुत बहुत आभार सपना जी, आपने इतना अच्छा यूबीआई का मंच दिया, बहुत बहुत आभार। शार्दुला जी के साथ मैंने बहुत से प्रोग्राम किए, जो खेल कविताई का था, ये ओलंपिक्स का, उसमें भी बहुत ही अच्छा योगदान रहा।
अभी हिंदी की गूंज में उन सब की लेखकों की कविताएं छपेंगी। यहाँ से पत्रिका, ये जापान से निकलने वाली पहली हिंदी की पत्रिका है। और अब यहाँ पे मैं हिंदी का पब्लिकेशन भी स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि जो हिंदी के राइटर हैं उनकी बुक्स जापान में बिक सके, जापान के लोग खरीदे। ये मैंने कर लिया है, इसका नाम बुंगाकू पब्लिकेशन रखा है। आप सभी का सहयोग और झंडा हम सबके हाथ में है ही है हिंदी की गूंज का। तो मैं मंच को नमस्कार करते हुए सबको, सबसे पहले मैं अपनी एक कविता सुनाती हूँ। बाद में जैसे शादुला जी ने कहा कि ये देश ही हाइकू का है, तो मैं थोड़े से अपने हाइकू सुनाऊंगी। तो कविता है, भारतीय नारी हूं तो भारतीय नारी पे ही होगी, लेकिन अपने देश में हमारे जो फौजी हैं, जो सीमा पे रहते हैं, और वो ज्यादातर गांव से गए होते हैं, तो उसकी एक पत्नी के लिए एक अधूरा सा खत है कि उनकी क्या दशा है। तुम फौजी हो, मैं गृहिणी हूं। तुम फौजी हो, मैं गृहिणी हूं। तुम सीमा पर रहते हो, मैं घर पर रहती हूँ। तुम देश की सेवा करते हो, मैं घर का काम करती हूँ। तुम गोली खाते हो, मैं गाली खाती हूँ। काम तो दोनों ही करते हैं। तुम गोली खाते हो, मैं गाली खाती हूँ। तुम्हारा खून बहता है, मेरे आंसू बहते हैं। तुम्हारे जख्म दिखते हैं, मेरे जख्म रिश्ते हैं। तुम्हारे जख्म दिखते हैं, मेरे जख्म रिश्ते हैं। तुम्हें तमगा मिलता है, मुझे दुत्कार मिलती है। तुम्हें तमगा मिलता है, मुझे दुत्कार मिलती है। तुम्हारा सम्मान होता है, मेरा अपमान होता है। तुम दुश्मनों से लड़ते हो, मैं तन्हाइयों से लड़ती हूँ। बहुत बढ़िया रमा, ये तो बहुत बढ़िया। बहुत आभार। तुम दुश्मनों से लड़ते हो, मैं तन्हाइयों से लड़ती हूँ। तुम अपनी सीमा पर रहते हो, मैं अपनी सीमा में रहती हूँ। क्या बात। निस्वार्थ सेवा करते हो, मैं भी निस्वार्थ काम करती हूँ। दोहराएं इसको रमा एक बार, बहुत बढ़िया ये भी। सच में जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम निस्वार्थ सेवा करते हो, मैं भी निस्वार्थ काम करती हूँ। फिर तुम में और मुझ में अंतर क्यों? फिर तुम में और मुझ में अंतर क्या? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारी बात सब सुनेंगे, मुझे कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारी बात सब सुनेंगे, मुझे कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारी बात सब मानेंगे, मेरी आवाज भी नहीं कोई सुनेगा। अब ये अंतर मिटाओ, अब के घर जल्दी आ जाओ। मैं इंतजार में हूं। देखो मेरी जिंदगी की तरह मेरे सवाल भी अनसुने ना रह जाएं, मेरा खत भी अधूरा ना रह जाए। ये एक गृहिणी का था रूप। और अब कुछ हाइकू। बहुत बढ़िया रमा, बहुत ही बढ़िया। बहुत 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 शुक्रिया। अभी भारतीय नारी पे ही लिखे हैं। गुड़िया नहीं अब कोई औरत, गुड़िया नहीं अब कोई औरत, समझे सब। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नहीं खिलौना, नहीं खिलौना, ना ही कठपुतली आज की नारी। सारे आदेश नहीं मानेगी अब, जान ले तो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जागी है नारी, पढ़ेगी अब बेटी नया जमाना। क्या बात। बढ़िया। खुद को बचा, आगे बढ़ेगी अब हर बिटिया। क्या बढ़िया। सजूंगी अब सिर्फ अपने लिए, सजूंगी अब सिर्फ अपने लिए, ये मेरा फैसला। ये बहुत ही बढ़िया, ये सुंदर, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे सपने नहीं तोड़ सकता जमाना। क्या बात है रमा जी, इसके पहले वाला हाइकू एक और बार दोहराइए। सजूंगी अब, सजूंगी अब सिर्फ अपने लिए, मेरा फैसला। क्या बात है, बहुत खूब। मेरे सपने नहीं तोड़ सकता जमाना अब। मेरी उम्मीदें छू रही आसमान, बदला समय। क्या बात। बहुत बढ़िया। औरत हूं तो समझे कमजोर कुंठित सोच। क्या बात है,
बहुत जीना है सीखा, बदले दस्तूर, जान ले सब। वाह, वाह। नहीं है मर्दों की ये दुनिया, बदलो रस्में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आंखें खोल लो, ये भारतीय नारी अब नहीं बेचारी। अरे जय हिंद। बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया। और मुझे बड़ी खुशी है कि एकदम राइजिंग सन के जगह से दीप्त कविताएं जो हैं उनमें इतना ओज, इतनी दीप्ति थी। बहुत बहुत शुक्रिया रमा जी, आपने कमाल कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और अब हम अपने दूसरे कवि की ओर चलते हैं। आपने चलती का नाम गाड़ी में एक गाना सुना होगा, जाना था जापान पहुंच गए चीन। चीन समझ गया ना। अब हम वो भी समझ गए शार्दुला जी आपकी बात। तो अब हम लोग अब चीन ही से पहुंचते हैं। और चीन में से हम जो हिंदी प्रेमी ढूंढ के लाए हैं वो वाकई हिंदी से प्यार है ग्रुप में से हैं। और वहीं से मेरे ये मित्र बने और मुझे पता चला कि ये कविताएं करते हैं। और हम ये चाहते थे कि इस बार जो बहुत सुना हुआ है हमने, वो खाली वही चेहरे ना हो, मिश्रित हो, कुछ बहुत सुने हुए हो, कुछ एकदम नए चेहरे हो। तो मैं ये सोचूं और कि ये हरप्रीत जी का पहला नहीं तो कुछ ही वो एक अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है, गोष्ठी है जिसमें हरप्रीत जी आ रहे हैं। ये उदयपुर में जन्मे और इन्होंने पिछले 22 साल से ये चीन में कार्यरत हैं। वर्तमान में बिजनेस लिंक्स कंसल्टिंग लिमिटेड में महाप्रबंधक हैं ये, और प्रबंध निदेशक हैं। और काव्य से जीवन और स्वयं का परिचय या परिमार्जन भी मैं कहती हूँ, क्योंकि मैंने इनके साथ बहुत डीप काम किया है, ऐसा काम जो किसी के सामने नहीं आता। हम लोगों ने लगातार 2-2 महीने डेली कॉल्स किए हैं और उतना बेसिक काम किया है। तो मुझे ये पता है कि ये जो परिमार्जन है स्वयं का भाषा से, वो ये कर रहे हैं और काम कर रहे हैं भाषा के लिए, जो डीप काम है जो बाहर नहीं आता है। तो ये चीन के तेंजिंग शहर में रहते हैं। और तेंजिंग भी मैं बहुत गई हूँ ऑयल एंड गैस के चक्कर में, मगर कभी इनसे उस वक्त मुलाकात नहीं हुई। तो हरप्रीत जी, मैं आपको भवानी प्रसाद मिश्र जी की इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। जी। भवानी प्रसाद जी मेरे बहुत प्रिय कवि हैं और वो कहते थे, जिस तरह हम बोलते हैं, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख। क्या बात, मतलब बड़ी बड़ी भाषाएं मत बोल, बहुत जिस अच्छी। तरह हम बोलते हैं उस उस तरह तरह तो लिख। तो लिख। और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, तब हम क्या मानेंगे। बात, अब बात क्या बात, तो जो क्या बात। आपके अंदर जो एक पारदर्शिता है और आप जो बिहाइंड द सीन और इन फ्रंट ऑफ सीन एक सेम व्यक्ति हैं, जिनको मैंने इतने महीनों बैकग्राउंड में जिनके साथ काम करके समझा है, तो आपसे बढ़िया मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसको मैं ससम्मान ये कह सकूं कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख। क्या बात। के बाद हमसे बड़ा तू देख। तो बड़े सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ इस मंच पे, आइए और कविताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद शार्दुला जी आपका। सपना जी बहुत धन्यवाद मंच देने के लिए। दो कविताएं प्रस्तुत करता हूँ, एक आपके मस्तिष्क के लिए, एक आपके हृदय के लिए। पहले चिंतन परक मस्तिष्क के लिए पेश करता हूँ। कविता के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, कविता खुद बोलती है, आप सुनिए। वो तुमसे कहेंगे कि तुम्हारे सृजनात्मक सपनों के सतरंगी ताने बाने खूबसूरत हैं, लेकिन इन्हें भ्रष्ट वास्तविकता के वस्त्र पहनाओ भाई। तुम्हारे सृजनात्मक सपनों के सतरंगी ताने बाने खूबसूरत हैं, लेकिन इन्हें भ्रष्ट वास्तविकता के वस्त्र पहनाओ भाई। हम निष्कलुष सौंदर्य को सीधे सहने के अभ्यस्त नहीं। वो तुमसे कहेंगे कि, क्या बात है, वो तुमसे कहेंगे कि तुम्हारी दूरगामी दृष्टि जो क्षितिज के भी पार चली जाती है और अनजाने नक्षत्रों से सत्य का प्रकाश लेकर वापस आती है, तुम्हारे विवेक को जगाती है। इसके आलोक को थोड़ा मंद करो भाई। कहीं तुम्हारे नेत्रों का तीव्र प्रकाश हम जन्मांधों को दृष्टि दे दे। क्या बात सर, क्या बात। कहीं तुम्हारे नेत्रों का तीव्र प्रकाश हम जन्मांधों को दृष्टि दे दे।
और हमें तुम्हारी गर्भ से गर्दन की ईमानदार नसों को देखकर अपने उस अस्तित्व पर जो है ही नहीं शर्मिंदा होना पड़े। वाह क्या और कल्पना है। हमें तुम्हारी गर्भ से गर्दन की ईमानदार नसों को देखकर अपने उस अस्तित्व पर जो है ही नहीं शर्मिंदा होना पड़े। वो तुमसे कहेंगे कि सीधे तन पर खड़े होना और सूर्य को सहना भद्दा लगता है, घुटनों के बल रिरिया के चलना अपने आप में सच्चाई है। क्या बात है। क्या बात। बहुत वो बढ़िया। तुमसे कहेंगे कि सिर्फ पौरुष झूठ होता है, सिर्फ समझौता सच होता है। लेकिन तुम उनकी बातों का असर मत लेना दोस्त, लेकिन तुम उनकी बातों का असर मत लेना दोस्त। वो ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि तुम्हारे यौवन और पौरुष की हुंकार सुनकर उनके कांच घर कांपने लगते हैं। क्या बात। वाह, क्या क्या बात। बात। वाह वो वाह। ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि तुम्हारे यौवन और पौरुष की हुंकार सुनकर उनके कांच घर कांपने लगते हैं। वो ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि उन्होंने सुकरात से भी ऐसा ही कहा था, और उन्हें ये भ्रम है कि उनके कहने से या जहर देने से सुकरात मर जाया करते हैं। क्या बात सर, क्या बात। और उन्हें ये भ्रम है कि बढ़िया। उनके कहने से या जहर देने से सुकरात मर जाया करते हैं। वो तुम्हें जल्द से जल्द बना देना चाहते हैं एक पौरुषहीन बूढ़ा बैल। क्या तुमने रंगे सियार वाली कहानी नहीं पढ़ी? क्या तुमने रंगे सियार वाली कहानी नहीं पढ़ी? उठो और तोड़ दो नामर्दी के इन सारे शीशों को। खड़े हो जाओ तनकर सूर्य की रोशनी में और महसूस करो हाथों की ठोस सच्चाई में आंखों के उन सपनों को। और महसूस करो हाथों की ठोस सच्चाई में आंखों के उन सपनों को जो तुमने कभी देखे थे, जो तुम अब देखते हो, जो तुम कभी देखोगे। क्या क्या जो बात। बात। तुमने कभी देखे थे, जो तुम अब देखते हो, जो तुम कभी देखोगे। बहुत बढ़िया है हरप्रीत, जी। बहुत बढ़िया, बहुत बुलंद, बहुत बहुत बुलंद। बढ़िया, जबरदस्त। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप। बहुत जी जी, बहुत धन्यवाद। मजा आ गया। बहुत जी। सुंदर। जी, ये आपके सोचने के लिए थी। अब एक आपको दिल की चीज सुनाता हूँ हृदय की। आप शादुला जी कह रही थी कुछ ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हम विदेश में हैं, प्रवासी भारतीय क्या सोचता है। तो उस सोच को आपको रेखांकित करता हूँ कि दिल पे क्या लगाव होता है और जमीन कैसे खींचती है। तुम मुझसे बात करते रहना मेरे दोस्त, तुम मुझसे बात करते रहना मेरे दोस्त, क्योंकि जब तुम मुझसे बात करते हो मेरा शहर मुझसे बात करता है। वाह। तुम मुझसे बात करते रहना मेरे दोस्त, वाह, कि जब तुम मुझसे बात करते हो मेरा शहर मुझसे बात करता है। वो रास्ते जिन पर मैंने साइकिल से लेकर मोटर कार तक चलाई, जहां सुनहरी सुबहों को दौड़ा हूं, सुहानी शामों को चला हूं, वो अचानक बाहें फैलाए मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। क्या बात है। वो अचानक बाहें फैलाए मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं इतने बरसों बाद इधर से गुजरना बंद क्यों कर दिया? अब कब महसूस करेंगे हम तुम्हारे पैरों की छुअन? क्या बात है। अब वाह। कब सुनाई देगी वो पहचानी हुई पदचाप? मोहल्ले का नुक्कड़ बेसब्री से जहां दोस्तों के ठाके लगा करते थे, मोहल्ले का नुक्कड़ जहां दोस्तों के साथ ठाके लगा करते थे, बेसब्री से गले लिपट जाता है और पूछता है क्या तुम्हें भी सुना सुना लगता है आजकल? क्या बात। क्या बात। क्या क्या बात। बात। क्या बात। क्या तुम्हें भी सुना सुना लगता है आजकल? वो पेड़ जो मेरे साथ बचपन से बड़े हुए, जिन्होंने मेरे साथ उम्र के कई पड़ाव पार किए, बाहें फैलाए खड़े हो जाते हैं और कहते हैं देखो हम अब कैसी ठंडी हवा देते हैं झूम झूम कर, कब आओगे हमारे आगोश में? क्या बात है। देखो हम कैसी ठंडी हवा देते हैं झूम झूम कर, कब आओगे हमारे आगोश में? लोग कहते हैं कि चांद तो सारी दुनिया में एक सा निकलता है, फिर पता नहीं मुझे मेरे शहर का चांद क्यों पुकारता है। क्या बात है। लोग कहते हैं कि चांद तो सारी दुनिया में एक साथ निकलता है, फिर कमाल पता नहीं मुझे मेरे शहर का चांद क्यों पुकारता है। झीलें गुनगुनाती हैं, फव्वारे नाच उठते हैं, वो जमीन जहां हमने कंचे खेले थे, वो आकाश जहां हमने पतंगें उड़ाई थी, वो मैदान जहां गिर गिर फिर दौड़े थे, वो बाग जहां से हमने अमरूद चुराए थे। वाह। झीलें गुनगुनाती हैं, फव्वारे नाच उठते हैं, वो जमीन जहां हमने कंचे खेले थे, वो आकाश जहां हमने पतंगें उड़ाई थी, वो मैदान जहां हम गिर गिर कर फिर दौड़े थे, वो बाग जहां से हम अमरूद चुराए थे। सब बोल उठते हैं, सब बोल उठते हैं अचानक। इसीलिए कहता हूं तुम मुझसे बात करते रहना मेरे दोस्त, क्योंकि जब तुम मुझसे बात करते हो
मेरा शहर मुझसे बात करे। शहर मुझसे बात करता है। गजब है। और मैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आ गया। मजा बहुत 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 खुश हो गई मैं। हरप्रीत, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हरप्रीत जी से मैंने चीन के कवियों का नाम पूछा था और उन्होंने कहा था शार्दुला मैं भी कविता लिखता हूँ, तो कविता के प्रति जो मेरी ईमानदारी है वो इतनी खराब है इस मामले में। हरप्रीत मुझे अपनी कविताएं भेजिए, ये मुझसे बड़े हैं और इनका काम भी मैं बहुत आदर करती हूँ, मगर जो ईमानदारी है उसने, मैंने जब तक ये दोनों कविताएं पढ़ नहीं ली तब तक मैंने इनको बताया नहीं कि मैं किस चीज के लिए इनसे बात कर रही हूँ। तो हरप्रीत, आपने आज मेरा जो वो है मन और चुनाव, उसका इतना सुंदर अंजाम दिया है, उसको मैं बहुत खुश हो गई हूँ। जब आप प्यार से बुलाएंगे आ जाएंगे सुनाने। हम तो पेशेवर कवि तो हैं नहीं, धन के लिए नहीं लिखते, यश के लिए नहीं लिखते, तालियों के लिए लिखते हैं, स्वांता सुखाए लिखते हैं। प्यार से जिसने बुलाया उसको सुना दी, और क्या। बहुत बड़ी बात है, यही खासियत है आपकी लेखनी की, इसीलिए इतनी सुंदर लेखनी है वो। और शार्दुला, ये बात मैं बिल्कुल सच में कहना चाहूंगी सभी को कि व्यक्ति होता है जो एक, जिसे हम आप बागडोर सौंपते हैं कार्यक्रम की, और जब शार्दुला से मेरी बात हो रही थी तो मुझे ये बात की पूरी कहते हैं गारंटी थी कि जो जिन्हें ये लेके आएंगे, मुझे नहीं मालूम आप किसको बुला रही हैं क्या। मैं कहा कि तुम बताना चाहोगी, पूछना चाहोगी? नहीं, आप ला रही हैं तो आप सोच समझ के ही लाएंगी, आप बिल्कुल ये मत सोचिए। और इतने मन से इन्होंने चुनाव किया, इतने मन से, इतनी मेहनत करके ये पूरे कार्यक्रम को सुंदर से सजाया है। शार्दुला, थैंक यू सो मच वंस अगेन। हाँ, हम सभी बहुत खुश हैं और एक दूसरे को धन्यवाद देना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इतने कम समय में एशिया के इतने सारे देश करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि अगली बार हम ऐसे किसी को बुला लें जो एक से ज्यादा देश रिप्रेजेंट कर सके। और ऐसी है सपना अरोड़ा जी, जो केवल थाईलैंड ही नहीं, इंडोनेशिया से भी एक तरह से आती हैं। लंबा समय इंडोनेशिया में रही हैं, लंबा समय थाईलैंड में रही हैं, और दोनों ही जो शहर हैं, दोनों ही देश मैं कह लूं तो बड़े राममय देश हैं। कई बार आपको, जब भारत में इतना विवाद हो रहा था राम पे, तो मुझे लगता था कि थाईलैंड में जो हर किंग का नाम राम है, या जो इंडोनेशिया में बाली में इतना सुंदर रामायण के मंचन होते हैं, तो ऐसे देशों से जो व्यक्ति आता है उस व्यक्ति के अंदर बहुत सृजन के बीज होते हैं। वैसे वो इतना लंबा जब बाहर रही और उन्होंने जो सीखा है, कविता का गुण जो उनके अंदर आया है, वो लोगों की पुस्तकें पढ़ के और रचनाएं पढ़ के आया है। मुझे ये लगता है कि आदमी जब लिखने बैठता है उसके पहले जो वो पढ़ लेता है, तो एक तरह से वो अपनी क्यारी तैयार कर रहा है जिसमें वो अपने फूल उगाएगा बाद में। तो ये बहुत उन्होंने बहुत पढ़ा, उसके बाद इनका हिंदी लिखने का क्रम शुरू हुआ। और मैं ये सोचती हूँ कि इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि सर्जना तो बाद में हुई, मगर जो साधना थी वो बहुत पहले शुरू हो गई थी। और इसीलिए जब सर्जना है तो जो है वो सुंदर होता है। तो इन्हीं की पंक्तियों से मैं सपना अरोड़ा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि लिखती हूँ कविताओं में मन के भाव, लिखती हूँ कविताओं में मन के भाव, कुछ सुकून सा मिल जाता है बार बार। आपका बहुत स्वागत है सपना जी। धन्यवाद, धन्यवाद शार्दुला जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम हिंदी उत्सव की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज हिंदी दिवस से ही, हिंदी उत्सव से ही शुरू करूंगी, क्योंकि सपना जी से बात हुई तो उन्होंने आमंत्रित किया, तो मुझे यही लगा कि नहीं, मुझे हिंदी के लिए ही, और मैं पहली बार ही मिल रही हूँ सबको, तो हिंदी को जोर पकड़ के बोलूंगी। तो पहली कविता तो मेरी हिंदी पे ही रहेगी, फिर मैं अपने भाव बताऊंगी और मैंने कैसे लेखनी लिखी और कैसे दिल से और दिमाग से लिखना शुरू किया। छोटा छोटा सा लिखा है और बहुत सादे उसमें लिखा है शब्दों में, तो आज एकदम सादे शब्दों वाली ही कविताएं सुनाऊंगी आपको। अभी एक हफ्ता पहले ही हमारा हुआ,
तो उसमें कबीर ज्ञान बहुत बड़ा हमने पढ़ा, कबीर का ज्ञान मिला। तो उसमें हमने इतने बड़े बड़े शब्द पढ़े, तो मुझे लगा नहीं, सादे जो रास्ते हैं उसमें भी ज्ञान होता है। तो मैं आज वो ही सुनाना चाहूंगी। माफ करिएगा अगर कुछ ऐसा गलत बोल गई हूँ तो आप सबको नमस्कार। सपना जी, आपका बहुत बहुत आभार आमंत्रित करने के लिए। शार्दुला जी, आपके साथ मिलके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जुड़ के। और ओके, सबको नमस्कार। मैं शुरू करती हूँ। पहले छोटी सी बात जो मैं बोलना चाहूंगी। मस्त तुम मस्त हम, फिर काहे का गम। मस्त तुम मस्त हम, फिर काहे का गम। जिंदगी जीना तो मस्ती, यही तो एक शक्ति। जिंदगी जीना तो मस्ती, यही एक शक्ति। टाइम कैसा भी है, पर हमारे बीच हमारे पास शक्ति है, तो हम कैसे भी उसको सहन कर लेते हैं। तो सुनिएगा, मैंने हिंदी पे एक अपनी लेखनी लिखी है, आप सुनिए। तो मेरे रचना का शीर्षक है लिखती कलम। उंगलियों को जब कलम बनाया, उंगलियों को जब कलम बनाया, कलम ने लिखना सिखाया, कलम ने लिखना सिखाया। ज्ञान भरपूर बढ़ाया, ज्ञान भरपूर बढ़ाया। एक पल ऐसा था जब ये मैंने सोचा, जो मैं आगे बोलूंगी। दिल बोला समय को खेल, दिल बोला समय को खेल। दिमाग खोला तो हुआ लेखनी से मेल, दिमाग खोला तो हुआ लेखनी से मेल। लिखने की आशा मातृभाषा, बोध गम्यता की महानता। संप्रेषण कौशल की उद्यम, सर्वांग सुंदर राष्ट्रीय भाषा राजभाषा। रुकना बेकार, चलना एक अधिकार। अनुभव गर पहचान, पथ हो आसान। क्या बात है, आप कह रही हैं ये आसान शब्द है, ये तो बड़े अच्छे, बड़े प्रांजल भाषा में आपने कविता लिखी है। धन्यवाद धन्यवाद। हाथों की लकीरें कर्म की लेखनी, परिश्रम की तस्वीरें बदलेंगी तस्वीरें तकदीरें। सॉरी, हाथों की लकीरें कर्म की लेखनी, परिश्रम की तस्वीरें बदलेंगी तकदीरें। लिखती कलम के साथ हुआ विचारों का आगमन, ख्यालों की दुनिया सृष्टि का विचार, सुंदर सा एहसास धरती और आसमान। रचना का हो रहा था विस्तार, कलम संग कागज का प्यार। जोश के साथ कलम ने लिखना सिखाया, ज्ञान भरपूर बढ़ाया। धन्यवाद। अब मैं दूसरी रचना शुरू करूंगी, जो आज के समय को दर्शाती है। इजाजत हो तो बोलूं, समय का ध्यान रखूंगी। बिल्कुल, हाँ जी। स्वागत है। चमकती सुबह फिर मुस्कुराएगी, चमकती सुबह फिर मुस्कुराएगी। उदासी भरे गुलशन में फिर बहार आएगी। मैंने ये क्यों लिखी है अभी इस समय में, मैं आपको बाद में बताऊंगी। आशाओं के दीप जिल मिलाने दो, देखो जीवन की खुशी फिर संवर जाएगी। चमकती हुई सुबह फिर मुस्कुराएगी। दिल में लिए गम सब चल रहे, दिल में लिए गम सब चल रहे। जहां में सबकी यही दास्तां, वक्त ये जाने दो नई बहार आएगी। चमकती सुबह फिर मुस्कुराएगी। वक्त के हाथों इंसान बेबस हुआ, वक्त के हाथों इंसान बेबस हुआ। घनेरी अंधेरी रातों में बरबस खो गया, अंधेरी घनेरी रातों में बरबस खो गया। झोली खोल खोल तो सही, झोली खोल फिर उम्मीद भर जाएगी। चमकती हुई सुबह फिर मुस्कुराएगी। वाह, देखो जरा सूरज तेजी से चढ़े, देखो जरा सूरज तेजी से चढ़े। रात को ढकेल रहा परे, रात को ढकेल रहा परे। गुनगुनाती धूप का नजारा देखो, गुनगुनाती धूप का नजारा देखो। आंगन में ये भर जाएगी, खुशियां संग लाएगी। चमकती हुई सुबह फिर मुस्कुराएगी। वाह, आएगा सवेरा लेकर नया आगाज, आएगा सवेरा लेकर नया आगाज। सुख भी आएगा संग नया अंदाज, सुख भी आएगा संग नया अंदाज। मंजिल आ रही पर दूर नहीं खास,
मंजिल अभी आ रही पर दूर नहीं खास, दर्द भी थक कर चूर हो गया, दर्द भी थक कर चूर हो गया, पर इलाज हो रहा साथ साथ। दुख से भरी घड़ी सुख लुटाएगी, दुख से भरी घड़ी सुख लुटाएगी, क्योंकि समय की घड़ी रुक ना पाएगी, क्योंकि समय की घड़ी रुक ना पाएगी। दुनिया हमारी फिर खिलखिलाएगी, चमकती हुई सुबह फिर मुस्कुराएगी। रामधारी दिनकर जी की 2 पंक्तियां हैं जो मुझे इस कविता के साथ जोड़ने को मजबूर कर रही हैं। सुनिए प्लीज। सहनशीलता क्षमा दया को, सहनशीलता क्षमा दया को, तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके, बल का दर्प चमकता उसके, पीछे जब जगमग है, पीछे जब जगमग है। बहुत बढ़िया। और दिनकर धन्यवाद। जयंती के तुरंत बाद आपने ये लाइन पढ़ के मुझे खुश कर दिया। शक्ति क्षमा में से आपने जो ये 2 पंक्तियां पढ़ी, बहुत सुंदर। आपकी कविता भी बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप कह रही थी आपका आसान शब्द है, मुझे लगा बहुत प्रांजल कविता आप लिखती हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरे हिसाब से अब वो मुझे प्रवीण जी बताएंगे कि सही कह रही हूँ मैं कि नहीं। पर जब हमें लगा कि हम कैसे सपना के लिए पूरी एशिया से लोग लाएं, तो मुझे ये महसूस हुआ कि हांगकांग का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हांगकांग से मैंने किसी को नहीं सुना। तो फिर मैंने पूरा इंटरनेट छाना और अनुभूति जो पूर्णिमा बर्मन जी का हम सारे कवियों को वरदान है। अनुभूति में पूर्णिमा बर्मन जी ने इतने कवियों को एक जीवन, एक जगह दी है। अनुभूति में एक देशांतर कॉलम है। देशांतर कॉलम में मुझे प्रवीण अग्रवाल जी मिले। मैंने देशांतर पे बहुत सारे लोगों की चक्कर में कविताएं पढ़ी वहां प्रवीण अग्रवाल जी की कविताएं मुझे अच्छी लगी और मैंने इनसे ईमेल पे बात की और उनका फोन लेकर मैं सपना आपके लिए हांगकांग से प्रवीण अग्रवाल जी मेरे हिसाब से पहली बार किसी हिंदी मंच पे इस तरह वो आ रहे हैं और मूलतः आगरा से हैं और सीए की शिक्षा के बाद वो बैंक में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का काम देखते हैं। उन्होंने बचपन में उनके दादाजी से बहुत सारी हास्य कविताएं सुनी, उनके दादाजी ने सुनाई उनको और फिर सुनवाई भी उनसे, मेरे ख्याल से उनको याद करवाया और सुनवाई। ये कहानी हम थोड़ा उनसे सुन लेंगे। और उनकी माँ थी, उनकी जो माँ है उनकी जो रुचि थी कविता, छंद और दोहों में थी। तो मैंने एक्चुअली देशांतर में इनके दोहे भी पढ़े और मुझे दोहे फटाक से पहचान में आ जाते हैं कि दोहे लिखने वाले के अंदर कितना हुनर है। तो इनके दोहे एकदम मात्राबद्ध और अच्छे दोहे थे, तो इसीलिए मैंने इनसे परिचय बनाया। तो जब आगे ये अपना काम करते रहे तो जगजीत सिंह की गजलों को सुनते हुए इनके मन में आया कि चलो हम भी लिखते हैं। तो प्रवीण जी, मैं आपका इन पंक्तियों से स्वागत करती हूँ कि खुद ब खुद चल के कहाँ तर्ज सुखन आया है, खुद ब खुद चल के कहाँ तर्ज सुखन आया है, पाँव उस्तादों के दाबे हैं। और आपने तो अपने बड़ों के पाँव दाबे हैं, उस्तादों के पाँव उस्तादों के दाबे हैं, तो फन आया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप अपने फन की नुमाइश या फन का हमें यहाँ पर नजराना दीजिए। बहुत बहुत स्वागत प्रवीण जी। धन्यवाद धन्यवाद शार्दुला जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आराम से? जी बड़े अच्छे से। आपका धन्यवाद शार्दुला जी जोड़ने के लिए, मुझे जोड़ने के लिए यहाँ पे, और यूबीआई का भी धन्यवाद इस मंच के लिए। जैसा आपने कहा मेरा पहला मंच है, ऑनलाइन ही है हमारे एक्चुअली। लिए बहुत सौभाग्य की बात है, इतने सुंदर कवि को आपको शार्दुला जी नगी ने चुन के जो लाई हैं और वो भी पहला मंचन, तो ये जिंदगी भर याद रहने वाला है प्रवीण जी को। जी बिल्कुल, धन्यवाद आप सबका इसके लिए। अनुभूति का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उनके माध्यम से मैं यहाँ जुड़ा हूँ जी। तो मैं यहाँ 2 कविताएं अपनी लेके आया हूँ, छंद मुक्त है, बट भाव था तब का है जब मैं हांगकांग आया था 2005 में। मुझे 16 साल हो गए हांगकांग में यहाँ पे। जब शुरू में आया तो कुछ अटपटा सा मुझे लगा, पहली कविता उससे रिलेटेड है कि थोड़ा सा अजीब सा लगा मुझे यहाँ पे
हालांकि सेफ लाइक बहुत अच्छा है, सेफ है, सिक्योर है, बट उसमें एक अजीब भाव आया और उस भाव को मैंने इस कविता में डाला है। सो जब मैं किराएदार था, पहला मैंने घर किराए पे लिया, तो उस भाव को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, विदेश में भारतीय किराएदार। बहुत स्वागत है और बड़ी ऑथेंटिक रचना है। मेरे ख्याल से ये जो रचना जब भारत के लोग सुनेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि कई बार जो सुपर ऑर्डर होता है हमें वो भी नहीं अच्छा लगता, जो इतना बहुत बढ़िया है ये आपकी कविता। बहुत मन से आपका स्वागत और आशीष। थैंक यू। तो आरंभ करता हूँ। विदेश में भारतीय किराएदार। यहाँ के लोग अजीब हैं कुछ, यहाँ के लोग अजीब हैं कुछ, लगता है जरूरत से ज्यादा यकीन करते हैं, पता नहीं अजनबियों पर या अपनी सरकार पर। इतने दिनों से मैं यहाँ किसी के यहाँ घर में किराएदार हूं, पर हम दोनों अभी भी एक दूसरे से अजनबी हैं। रास्ते में टकराएंगे तो देखेंगे भी नहीं एक दूसरे को, सोचेंगे भी नहीं कि बगल से गुजरने वाले से मुझे कुछ सरोकार है। सुना था यकीन खौफ को मारता है, धोखे का खौफ, लूटने का खौफ वगैरह वगैरह, पर यहाँ तो जज्बातों को मार रहा है। तो यहाँ पे जरा मैं आपका ध्यान चाहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि खौफ यहाँ पे जज्बातों को मार रहा है। क्यों? ये खौफ ही तो अजनबियों को मिलने की वजह देता है, मिलकर जानने का, समझने का मौका देता है, उस अजनबी की दुनिया से वाकिफ कराता है। इसके आगे चलकर ही तो रिश्ते बनते हैं, यादें बनती हैं। पर यहाँ एतबार ने मिलने की जरूरत को ही खत्म कर दिया। तो मौका क्या मिले और यादें कैसे बने। क्या बात है। अंतिम पंक्ति है जो मेरे भाव उस टाइम थे 2005 में। मैंने यहाँ आकर समझा कि मेरे देश में लोग अजनबियों पर एतबार क्यों नहीं करते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बात है कि अपना अगर हम किसी को ये समझाने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है वो अपने टेनेंट को देखता भी नहीं है, सच नहीं आता कभी साल 2 साल में। और इस बात पे भारत वाले बोले वाह बहुत अच्छा है, पर उसका जो दर्द है कि वो नहीं समझेंगे। और जब ये मैंने कविता पढ़ी प्रवीण की, तो मैंने कहा प्रवीण को मुझे कैसे तो भी ढूंढ के लाना है, क्योंकि ये मतलब इस कविता के साथ जो बात कह रही है ना, ये बात क्योंकि नहीं समझेंगे वाली जो बात मैंने कही शार्दुला, जो हिंदुस्तान में जब आप अगर किराएदार और मकान मालिक का जो रिश्ता होता है वो जन्मों तक ऐसे चलता है, अलग एक परिवार जैसा हो जाता है वो। बिल्कुल। और यहाँ जो आपने अजनबियत की बात की, बहुत ज्यादा टीस उठती है इस बात से मुझे भी। और पता ही नहीं हम किसके मकान, हम उसके घर को संभाल रहे हैं, उसको संजो रहे हैं, बहुत सुंदर, वो जानता भी नहीं हम क्या कर रहे हैं। मुझे लगा बस जब मैंने इनकी कविता पढ़ी उसी के बाद मैंने ग्रुप में कहा कि हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि हमें वो स्वर, वो बिंब लाने हैं कि लोगों को पता चले कि हाँ हमारे अंदर क्या टीस है। कोई नहीं समझ सकता। अगर आप कोई किसी को भी बोलते कि हमको इस बात का दुख है कि मकान मालिक आके हमसे बात नहीं करता या तकाजा नहीं करता, लोग कहेंगे पागल हो क्या। हाँ। मुझे प्रवीण आपका जो ये एक रॉ थॉट है, जो कि आपके चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है उससे अभी पॉल्यूट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, उसके लिए जो इवन हरप्रीत की कविताओं में जो रॉनेस है, उसके लिए मैं आप सबसे बस ये प्रार्थना करती हूँ कि आप ये बनाए रखें। आप बिल्कुल उस तरह की कोशिश ना करें लिखने की जो जमाना लिख रहा है, क्योंकि आपकी पहचान उसी बात से है। ये मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम के बाद लोगों को ये बात याद रह जाएगी कि एक एशियाई बंदा कह रहा था कि उसको इस बात से है कि लोग उस पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं कि उसको देखते हैं। बहुत स्वागत आपका। और दूसरी कविताएं सुनाएं प्रवीण। दूसरी कविता भी विदेशी संदर्भ में ही है, बट एक बदलाव के संदर्भ में है।
इसमें ऑब्वियसली मैं एक इंस्पायर्ड जो मेरी प्रेरणा है इसमें मेरे दादाजी, उनके बचपन का एक किस्सा और अपने विदेश के किस्से को मैंने जोड़ने की कोशिश की है। तो कहानी कविता का शीर्षक है दादाजी का नल। दादाजी के बचपन का एक किस्सा अभी याद आता है। दादाजी के बचपन का किस्सा कई बार याद आता है। 9 बरस के जब वो पहली बार गांव से शहर आए थे, नल में पानी आता देखकर उन्हें एक ख्याल आए थे, ये नल अगर गांव में होता तो कितना अच्छा होता। क्या बात है। अब सोचिए बदलाव का एक, जो बंदा एक गांव से शहर आया है और एक अलग सी चीज देखी उसने, अरे घर में वहां ले जा तो कितना अच्छा होता। सो ये नल अगर गांव में होता तो कितना अच्छा रहता, तालाब का पानी खुद अपने घर में ही बहता। माँ को रोज एक कोस जाकर घड़े में पानी नहीं लाना होगा। क्या बात। माँ को रोज एक कोस जाकर घड़े में पानी नहीं लाना होगा, पिताजी से कहकर ये नल गांव ले जाना होगा। वाह बहुत वाह, बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर। करेंगे तो मैं सच्ची कहानी है, मेरे दादाजी हमें सुनाते थे बचपन में, पर मैं जब यहाँ आया और यहाँ मेरा जो अपना अनुभव रहा उसको अब मैं अगली लाइन में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं परदेश में ऐसी कई चीजें देखता हूँ, मैं परदेश में ऐसी कई चीजें देखता हूँ जिन्हें अपनों के लिए अपने देश ले जाना चाहता हूँ, पर ये सब चीजें दादाजी के नल की तरह हैं। ये सब चीजें दादाजी के नल की तरह हैं। हमें ये सारी चीजें अपने देश में खुद ही बनानी होंगी। हमें सारी चीजें अपने देश में खुद ही बनानी होंगी। बहुत बढ़िया, कमाल, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बहुत प्रसन्न हुई प्रवीण, और आपको बहुत आशीष कि आप अपनी रॉनेस और अपनी जो थॉट्स हैं उसका जो नयापन है, जिसको ठसक कहते हैं, वो आप रखें, अलग सा लिखते रहें। और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने ये सोचा था कि कैसे तो भी 1 घंटे में खत्म कर लेंगे। एक मैं बस कहानी बताना चाह रही होगा, थोड़ा समय लेंगे, कोई बात नहीं। श्रोता तो सुन रहे हैं और बहुत मजे ले रहे हैं। 2 घंटे तक भी बैठते, पर हाँ, हम लोगों को सबके आगे कार्यक्रम लगे हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, जो आप लोग भी आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है शायद शेयर करने की, अगर आप सही समझे तो मैं छोटी सी एक बात कहूंगी। मैंने ग्रुप के अंदर भी कमेंट्स में भी वो लिंक डाल दिया है, शायद वो कैसे निकालेंगे वो लिंक सबको समझ नहीं आ रहा है, और इधर भी चैट में मैंने डाल दिया। आप सिर्फ वो लिंक अपनी वॉल पे पोस्ट जब करेंगे तो आ जाएगा आपकी वॉल पे भी। श्रद्धा और शीतल शायद कोशिश कर रही हैं कविताएं के पेज पे भी पोस्ट करने की, वो कर नहीं पा रही हैं, तो इसलिए मैंने बीच में आना जरूरी समझा कि अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे जरूर आप कॉल कर लीजिए साइट से, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत जरूरी बात ये तो कि जितनी लोगों तक पहुंच सके। बिल्कुल, इतनी सुंदर कविताएं हैं शार्दुला जी, इतने सुंदर स्वर हैं यहाँ, इन्हें लोगों को सुनना चाहिए। और एक बात और कह दूं, अगर आज नहीं भी सुन पाए कोई, तो ये पूरा कार्यक्रम YouTube चैनल पे आएगा। उसके बाद आप जिस तरफ फैलाना चाहें, जिस दिशा में ले जाना चाहें, बिल्कुल शेयर करिए, लोगों को जरूर सुनाइए। तो बिल्कुल YouTube ही फिर बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि YouTube पे जो कमेंट्स आते हैं और जो आते हैं वो रह जाते हैं, वरना फेसबुक में इतना सारा मसाला आ जाता है। एक्चुअली कारण 2-3 रहे। फेसबुक क्योंकि ग्रुप है और ये कम्युनिटी है, तो वो कम्युनिटी चाहती है कि जो कार्यक्रम हो रहे हैं तो वो उनके लिए एक्सक्लूसिव हो। बाद में जो ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते हैं लोग, तो उनके लिए बाद में जरूर हम YouTube पे डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी के लिए भी अगर आप चाहें तो वो लिंक आप पेस्ट करिए। अभी लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जुड़ भी पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दोज लिंक्स। मैंने अपनी वॉल पे वैसे आपको टैग कर दिया है, शार्दुला जी को और दिगंबर जी को, जो मेरे साथ जुड़े हैं, बाकी उनको मैं टैग नहीं कर पा रही हूँ। छोटी सी मैं कहानी प्रवीण के कविता पे सुनाना चाह रही थी। जब मैं खुद विदेश नहीं आई थी, तब मेरा जॉब शुरू ही हुआ था, आज से 25-30 साल पहले की बात बता रही हूँ। उस वक्त मेरे एक दोस्त ने बताया कि पहली बार वो विदेश गए और जो एक ऑटो सेंसर से चलता है नल, उसको खोल लिया उन्होंने, और बंद करने के लिए वो जितनी बार वहां पर हाथ डाल रहे
उन्होंने कहा कि वो इतना डर गए क्योंकि वो एयरपोर्ट पे नल था, वो इतना डर गए कि वहां से पूरी की पूरी टीम एक साथ भाग गई कि हमने वो नल खुला छोड़ दिया है। और वो जितना शगल उसको बंद करने के लिए कर रहे थे उतनी बार हाथ नल रहा था। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं और जो थोड़ा सा तकनीक में विदेश, खासकर जापान जैसा देश इतना आगे रहता है हम सबसे, ये हमको समझने की बात है। अब मैं चल रही हूँ सिंगापुर की तरफ, मेरा घर है, उनका मैं कोई इंट्रो देने वाली नहीं हूँ, ये हमारे ही दोस्त हैं। सिंगापुर से कविताई की कोर टीम से हमारे जो साहित्यिक सलाहकार हैं, जिनसे हम पूछ के करते हैं कि हम क्या करें, अगला किस तरह का काम करें। श्रद्धा जी, मैं आपको बड़े एहतराम के साथ आमंत्रित करती हूँ। श्रद्धा हमारे सिंगापुर में रहने वाली, जो लगातार रहते हैं, वैसे लोगों में सबसे अच्छी गजलकार है और वो आज से गजलें नहीं लिखती हैं। मेरे ख्याल से दिगंबर जी तो उनको जानते होंगे, ब्लॉक के जमाने से वो बहुत अच्छा गजल लिखती हैं। बहुत उन्होंने कविता कोश में काम किया, कविता कोश की सचिव की तरह, और एक फाइटर हैं, एक अचीवर हैं और हिंदी अध्यापन से भी जुड़ी हुई हैं। और उनके लिए वही मैं फराज साहब को चलाते हुए यहाँ तक ले आई हूँ कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। क्या बात, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो स्वागत। श्रद्धा जी, आपका बहुत एहतराम के साथ मंच पे स्वागत। आप शादुला जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ बड़ा चढ़ा के तारीफ कर दी है, मैं इतनी इस लायक नहीं हूँ, पर ये आपका स्नेह है और तो आप मुझे इस तरह हमेशा अपने इतना प्रोत्साहन देती हैं। सपना जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा मंच हम लोगों को दिया और आज हम प्रवीण जी को, हरप्रीत जी को, इन सबको सुन पा रहे हैं और नए लोगों से जुड़ पा रहे हैं। ये सब सपना जी का के कारण हो पा रहा है, क्योंकि आज सभी लोगों ने अभी तक जितने भी सबने सुनाई है, कविता सुनाई है। वैसे तो मैं गजलकारा हूँ, गजल ही लिखती हूँ, गजल ही मेरी विधा है, पर एक छोटी सी बचपन को लेके कविता मैंने लिखी थी। पहले मैं आपको वो एक कविता सुना के फिर गजल के कुछ शेर सुनाती हूँ। जीवन का एक सुनहरा पन्ना, बचपन उसको कहते हैं। जीवन का एक सुनहरा पन्ना, बचपन उसको कहते हैं। हम सब समय समय पर उसमें जाके खुश हो रहते हैं। वहां छुपी है माँ की लोरी, बहनों की वो हंसी ठिठोली, जीवन दर्शन की शिक्षा भी और थोड़ा सा है अनुशासन। पंछी सा उड़ता था तब भी उन्मुक्त गगन में मेरा मन। ऐसा कोना जिसमें निर्भय और स्वच्छंद हम रहते हैं। जीवन का एक सुनहरा पन्ना, बचपन उसको कहते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका दूसरा पैरा है। वहां है मेरा अस्ता चंगा, खो खो भी है गुल्ली डंडा, भोले भाले से सहपाठी और गुरुजन की रहती लाठी। क्या बात है। और मिट्टी के कुछ टूटे खिलौने और वहां है सपने सलोने। प्रेम खुशी आनंद जहां पर अब भी अविरल बहते हैं। जीवन का एक सुनहरा पन्ना, बचपन जिसको कहते हैं। क्या बात, का एक सुनहरा पन्ना, बचपन जिसको कहते हैं। हम सब प्रवासी हैं, तो आज ही जब बात हो रही थी प्रवासियों को हम जब कह रहे थे, तो उसकी दो शेर हुए हैं। मैं वो 2 शेर सुना के फिर एक गजल सुनाती हूँ। सुनहरे ख्वाब के पीछे भागती में, सुनहरे ख्वाब पीछे भागती में, समंदर पार आके गिर गई मैं, समंदर पार आके गिर गई। वतन और घर की यादों को समेटे, वतन और घर की यादों को समेटे, न जाने कब प्रवासी बन गई मैं, कब प्रवासी बन गई मैं।
नए परिधान और परिवेश में अब, नए परिधान और परिवेश में अब मेरा अस्तित्व अब भी खोजती मैं, मेरा अस्तित्व अब भी खोजती मैं, समंदर पार आके गिर गई मैं। क्या बात, बढ़िया। मुझे फराज साहब को कोट करने दीजिए अभी आप। अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं, अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं। फराज अब जरा लहजा बदल के देखते हैं। बहुत अच्छे। ओके, ये वाली एक गजल है जो एक औरत का जो संघर्ष है और जो उसकी क्वालिटी है उसको लेके लिखी गई है। कैसे मुमकिन है खामोशी से फना हो जाऊं, कैसे मुमकिन है खामोशी से फना हो जाऊं, कोई पत्थर तो नहीं हूं कि खुदा हो जाऊं। क्या बात, कोई पत्थर तो नहीं हूं कि खुदा हो जाऊं। बहुत अच्छा, कमाल। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसले सारे उसी के हैं मेरे बाबत भी, फैसले सारे उसी के हैं मेरे बाबत भी, मैं तो औरत हूँ कि राजी व रजा हो जाऊं, मैं तो औरत हूँ कि राजी व रजा हो जाऊं। क्या बात। धूप में साया सफर में हूँ कबा फूलों की, धूप में साया सफर में हूँ कबा फूलों की, मैं अमावस में सितारों की जिया हो जाऊं, मैं अमावस में सितारों की जिया हो जाऊं। ये शेर देखें। मैं मोहब्बत हूँ, मोहब्बत तो नहीं मिटती है, मैं मोहब्बत हूँ, मोहब्बत तो नहीं मिटती। क्या बात। एक खुशबू हूँ जो बिखरूं तो सबा हो जाऊं, एक खुशबू हूँ जो बिखरूं तो सबा हो जाऊं। गर इजाजत थी जमाना तो मैं जी लूं एक ख्वाब, गर इजाजत थी जमाना तो मैं जी लूं एक ख्वाब, बेड़ियां तोड़ के आवारा हवा हो जाऊं, बेड़ियां तोड़ के आवारा हवा हो जाऊं। क्या बात है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा पढ़ दिया है और समय आई थिंक कम है, हम आगे चलते हैं। बढ़िया श्रद्धा, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर गजल भी, और जो बचपन का जो समा बांधा है शार्दुला जी, श्रद्धा जी ने बिल्कुल बचपन में पहुंचा दिया, वो गिल्ली डंडा और वो सब याद दिला दिया, चंगा वो याद दिला दिया। बहुत बढ़िया। अब सिंगापुर से ही हम और कविताई की कोर टीम से ही मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि शीतल ने, हाँ शीतल है और शीतल हैं, तो उनको मैं बुलाना चाहूंगी। और शीतल, फराज साहब का वैसे तो मैं सोच नहीं रही थी बोलूंगी, मगर आपने अब, पहले आप थी नहीं और अब आप हैं, तो तू सामने है तो फिर क्यों यकीन नहीं आता, तू सामने है तो फिर क्यों यकीन नहीं आता, यह बार बार जो आंख मल के देखते हैं। क्या बात, ये कौन लोग हैं मैं मौजूद तेरी महफिल में, ये कौन लोग हैं मौजूद जो तेरी महफिल में, जो लालचों से तुझे मुझे जल के देखते हैं। क्या बात। शीतल हमारे सिंगापुर की एक बहुत और पुख्ता कलम है, बहुत मीठी आवाज है। तो ये तो हुए उनका कला पक्ष। कला पक्ष में वो पेंटिंग्स करती हैं, ड्राइंग करती हैं, क्राफ्ट करती हैं, क्विलिंग करती हैं और बहुत सारे काम करती हैं, वीडियोस बनाती हैं। मगर वो रियल में, असल में जो उनका काम है वो गूगल के लिए एक कंपनी के साथ काम करती हैं जो गूगल के लिए काम करता है, और जिसको हम लोकलाइजेशन बोलते हैं भाषा का, उस पे वो काम करती हैं, बड़ी बड़ी टीम्स के साथ काम करती हैं। तो बहुत कुछ जो हमें इस्तेमाल करने को मिलता है और हिंदी के और बाकी भाषाओं को हमको आराम से देखने, पढ़ने, समझने को मिलता है, उसमें शीतल का टेक्निकल हाथ है। तो इतनी टेक्निकल होकर अगर ये हमारी महफिल में रहती है तो लोग जल के देखते हैं, तो ये बात बहुत अच्छी बात कही दीदी आपने कि तुझे और मुझे जल के देखते हैं। वाकई सिंगापुर की टीम जो हमारी है, कविताई की टीम जो हमारी है, सब लोग मल्टीटास्किंग हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं।
मैं अपने प्रोफेशन के बारे में वैसे नहीं चाह रही थी कुछ कहना, लेकिन शार्दुला दी ने एक बहुत अच्छी चीज कही है और अभी के लिए वो बहुत रेलेवेंट है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ भाषा पर पकड़ होना जरूरी है, जहाँ मुझे ये सीखने को मिलता है कि मातृभाषाएं कितनी जरूरी हैं। और अभी मैं YouTube की कोर टीम पर काम कर रही हूँ, हम YouTube शॉर्ट्स पर काम कर रहे हैं। YouTube शॉर्ट्स अभी सब जगह पर बहुत बूम पर है और जब हम देखते हैं उसमें मैं खुद उसके लिए हिंदी की टीम को गाइड कर रही हूँ कि कैसे लिखना चाहिए, क्यों कैसे हम जो बिल्कुल आम जनता है, जो लोग बहुत टेकी नहीं है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा, जिन्होंने साहित्य नहीं पढ़ा, हम कैसे ऐसी भाषा लिखें कि हम उनसे जुड़ पाए। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ ये सारी चीजें और बारीकियां सीखने को मिली और अब मैं उन्हें आगे अप्लाई कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी यंग जनरेशन जो है वो इस चीज को समझे कि मातृभाषाओं की कितनी ज्यादा अहमियत है। मैंने अपना जो भी करियर बनाया, अगर मैंने हिंदी को या अपनी भाषा को छोड़ दिया होता तो शायद आज उतना भी नहीं होता जो है। अब रही बात कविताओं की, मैं तो बहुत अनुभवहीन हूँ अभी कविताओं में, अभी अभी कहना शुरू किया है। जब शार्दुला दी को, श्रद्धा को पढ़ते हुए सुनती हूँ तो गूज़बम्स आते हैं और लगता है कि अरे इतना अच्छा मैं कब लिख पाऊंगी। तो यकीन मानिए लिखने के मामले में मैं फिसड्डी हूँ, लेकिन एक कविता है शार्दुला दी ने कहा है, मैं सुनाती हूँ। ये कविता है आज की नारी। और ये जितना भी मैंने लिखा है ये मैंने तब लिख पाया जब मैं सिंगापुर आई, जब मुझे समझ आया कि अरे कितना जरूरी है महिलाओं का हर पहलू में दखल रखना और हर पहलू में नारी की भूमिका कितनी बदलती जा रही है और कितनी सशक्त होती जा रही है। उस पर जब मेरा ध्यान गया, और वो ध्यान तभी गया जब मैंने अपना देश छोड़ा, तब तक तो मैं बिल्कुल अल्हड़ मस्त मौला, कोई बहुत ज्यादा चुनौतियां नहीं है जिंदगी में, घर है, परिवार है, मम्मी पापा हैं, अपनी भाषा है, अपने लोग हैं, अपना खाना पीना है, अपनी माफिक चीजें हैं, तो कभी लगा ही नहीं कि जीवन में चुनौतियां भी हैं। जब यहाँ आई तब समझ में आया कि अरे हाँ बहुत कुछ बदला है और नारी जीवन में क्या क्या बदला है ये मैं आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ। कविता का शीर्षक है आज की नारी। थोड़ी तल्ख थोड़ी खामोश हो रही हूँ, थोड़ी तल्ख थोड़ी खामोश हो रही हूँ, हाँ मैं आज की नारी हूँ, मैं बदल रही हूँ। थोड़ी तल्ख थोड़ी खामोश हो रही हूँ, हाँ मैं आज की नारी हूँ, मैं बदल रही हूँ। नहीं होती परेशान जमाने के तानों पर, नहीं होती परेशान जमाने के तानों पर, आफतों का पुलिंदा रखती मैं सिरहानों पर। क्या नहीं होती परेशान जमाने के तानों पर, आफतों का पुलिंदा रखती मैं सिरहानों पर। थोड़ी अल्हड़ थोड़ी बेपरवाह हो रही हूँ, हाँ मैं आज की नारी हूँ, मैं बदल रही हूँ। वाह बहुत सुंदर, शुक्रिया। चेहरे के दाग अब मुझे नहीं सताते, क्या बात है। चेहरे के दाग अब मुझे नहीं सताते, यादों के साए मेरे आज को नहीं चुराते। चेहरे के दाग अब मुझे नहीं सताते, यादों के साए मेरे आज को नहीं चुराते। झुर्रियों को गजल में तब्दील कर रही हूँ, ये तो झुर्रियों को गजल में तब्दील कर रही हूँ, हाँ मैं आज की नारी हूँ, मैं बदल रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया पंक्ति। थैंक यू दीदी। बहुत। अब आगे सुनते हैं। गुड्डे गुड़ियों के खेल दिल को नहीं लुभाते, गुड्डे गुड़ियों के खेल दिल को नहीं लुभाते, घोड़े पे सवार राजकुमार अब मुझे नहीं पसंद आते। गुड्डे गुड़ियों के खेल दिल को नहीं लुभाते, घोड़े पे सवार राजकुमार अब मुझे पसंद नहीं आते। अपनी तकदीर का कोड खुद लिख रही हूँ, अपनी तकदीर का कोड खुद लिख रही हूँ, हाँ मैं आज की नारी हूँ, मैं बदल रही हूँ। बहुत बढ़िया, और ऐसा इस्तेमाल करना शब्दों को बहुत जरूरी आज की कविता में। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। साड़ी में स्कूटी चलाना पसंद है, साड़ी में स्कूटी चलाना पसंद है, जीन्स पर बिंदी लगाना पसंद है। साड़ी में स्कूटी चलाना पसंद है, जीन्स पर बिंदी लगाना पसंद है। सुघड़ गृहिणी थी सुपर मॉम हो रही हूँ,
हाँ, मैं आज की नारी हूँ, मैं बदल रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक थोड़ा सा संजीदा बंद है। पिता को मुखाग्नि देने का अधिकार चाहती हूँ। पिता को मुखाग्नि देने का अधिकार चाहती हूँ, अपनी माँ के लिए खुला आसमान चाहती हूँ। वाह। पिता को मुखाग्नि देने का अधिकार चाहती हूँ, अपनी माँ के लिए खुला आसमान चाहती हूँ। भाई की ढाल बन के लड़ रही हूँ। हाँ, मैं आज की नारी हूँ, मैं बदल रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या कहती हो, पुख्ता कलम नहीं है। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया शार्दुला दी। और ये आखिरी दो एक कविता को अंत की तरफ ले जाते दो बंद हैं, थोड़े से अहमक भी हैं। अपनी ही धुन में रहती हूँ, मैं गंगा सी बहती हूँ। अपनी ही धुन में रहती हूँ, मैं गंगा सी बहती हूँ। बाहर चाहे शांत दिखूं, ज्वाला सी धधकती हूँ। अपनी ही धुन में रहती हूँ, मैं गंगा सी बहती हूँ। बाहर चाहे शांत दिखूं, ज्वाला सी धधकती हूँ। आंधियों को चोटी में गूंथ कर संवर रही हूँ। क्या बात है। वाह, शुक्रिया। आंधियों को चोटी में गूंथ कर संवर रही हूँ। हाँ, मैं आज की नारी हूँ, मैं बदल रही हूँ। वाह, बहुत शुक्रिया। अपनी पसंद नापसंद का ख्याल रखती हूँ। अपनी पसंद नापसंद का ख्याल रखती हूँ। जवाब चाहे ना दूं, 100 सवाल रखती हूँ। क्या बात। वाह, वाह। अपनी पसंद नापसंद का ख्याल रखती हूँ। जवाब चाहे ना दूं, 100 सवाल रखती हूँ। एक अबला नारी थी, नारायणी हो रही हूँ। हाँ, मैं आज की नारी हूँ, मैं बदल रही हूँ। थोड़ी तल्ख, थोड़ी खामोश हो रही हूँ। हाँ, मैं आज की नारी हूँ, मैं बदल रही हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आप शीतल। जी दी, ठीक है, मैं एक और कविता सुनाती हूँ। ये एक अतरंगी सा प्रयोग है। इसमें सिर्फ शब्दों की का तालमेल और जुगलबंदी बिठाई है। इसे कविता मत समझिए, लेकिन शायद पढ़ने का अंदाज आपको पसंद आए। तो एक बात तो बताना ही मैं भूल गई, ये शीतल जो है वो अहमक लड़की के नाम से लिखती हैं, और ये अतरंगी ही है। ये अतरंगी है और सतरंगी और नारंगी है, सब कुछ है ये। और अभी हमारा जो कविताई का जो क्लब हाउस का चक्कर है, इन्होंने क्लब हाउस से हमको इंट्रोड्यूस किया और हमको वहाँ आमंत्रित किया, और कविताई का क्लब हाउस चैप्टर ये संभाल रही हैं। और हम जल्दी ही क्लब हाउस पे आप सबको कविताई की तरफ से आमंत्रित करेंगे। तो ये अतरंगी और सतरंगी हैं, तो आप इनके नए प्रयोग भी सुनिए। जी शार्दुला दी, आज तो मुझे बहुत डर था कि कविताई और हम लोग अगर किसी प्रोग्राम को क्यूरेट कर रहे हैं, तो मेरी कविताओं के चयन में मुझे बहुत ज्यादा ये था कि कुछ भी ऐसा ना हो जो बहुत कच्चा सा लगे। मैंने कोशिश की कि जो मैंने अच्छा लिखा है वो सुनाऊं, लेकिन ये एक बहुत अभी नई मैंने एक जुगलबंदी लिखी है, ये सुनिएगा। स्वागत है। हाँ तो जी जाऊं, तो लम्हा तो जी जाऊं, तो जहर तो पी जाऊं, तो कसम तो तोड़ दूं, तो वादा तो निभा लूं, तो दुआ तो मांग लूं, तो कलमा तो पढ़ लूं, तो नमाज तो अदा करूं, तो गीता तो कंठस्थ करूं, तो ताबीज तो बांध लूं, तो ओमकार तो जाप करूं, तो ओमकार तो जाप करूं। वाह। तो मंदिर में तुलसी बनूं, तो दरगाह में चादर बनूं, तो सूरज तो अर्घ दूं, तो चांद तो दीदार करूं, तो दीपक तो जला दूं, तो आग तो बुझा दूं, तो हवा तो बहती फिरूं, तो समंदर तो ठहर जाऊं, तो समंदर तो ठहर जाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बारिश तो भीग लूं, तो घटा तो तेरे संग उड़ूं, तो ख्वाब तो खो जाऊं, तो रात तो सो जाऊं, तो जुआ तो हार दूं, तो बाजी तो जीत लूं, तो जिंदगी तो जी लूं, तो मौत तो फना हो जाऊं, तो मौत तो फना हो जाऊं। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शीतल। और हर बार आप यही बोलते हो कि हम कच्चे और इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाते हो कि अचंभित कर देते हो। आवाज को सुनाने का अंदाज
जो अंदाज़े बयां जो है इसका गजब है इस लड़की का। तो सपना, मैं तो कविताई वाला मैंने काम कर दिया, अब मुझे कुछ बोलने की सुनाने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा सुना दिया। दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना मान दे रही हैं, लेकिन आप भी जानती हैं मैं अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से। कोशिश करती हूँ जब वक्त मिले आपको देखे। हाँ, और सीखना तो हम सभी का निरंतर जारी है। शार्दुला जी से सभी अग्रजों से अभी सीख ही रहे हैं, हम सब सीख रहे बिल्कुल, हैं। सीखना तो कभी खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं सब होगा। जो है साथ में, सब बड़ों दिग्गज लोग यहाँ बैठे हैं, शार्दुला जी हैं, दिगंबर सर हैं, सर लोग इनसे सीख रहे हैं, व्योम सर से सीख रहे हैं। अभी तो सीखने की शुरुआत की है मेरे और मेरे जैसे कई लोगों ने भी सीखने की शुरुआत ही करी है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है हमने सबने अच्छी अच्छी कविताएं सुन के मंच थोड़ा संवार दिया। ये जो फूल थे कविताओं के, इन्होंने एक मंच संवारा है, क्योंकि इस मंच पे अभी महफिले सुखन आने वाला है। क्या बात। महफिले सुखन है मलेशिया और भारत दोनों की निजामत करने वाला। तो अगर जो घर है और जो हम सबका घर है दोनों की निजामत करेगा, तो आप समझिए कितना सॉलिड लेखक को हमको लेके आना होगा। तो दिगंबर नासवा जी, बहुत समय से हम इनको जानते हैं। दिगंबर जी शायद 14 या 15 साल से हम, आई थिंक, हाँ, इतना तो इतने टाइम से तो हम पढ़ रहे हैं और ब्लॉग में इनको फॉलो किया करते थे। एक्चुअली जब हम गजलें का ग सीख रहे थे तभी एक्सपर्ट थे ब्लॉग में। आपकी गजलें और शार्दुला जी आपकी और पंकज सुबीर जी और इन सबको सुन के जो है मैंने भी जो है वो सीखा। हाँ, दिगंबर जी जो है वो सफर साथ साथ रहा। हाँ, तभी मुशायरा साथ करते थे और हम दिगंबर जी के गजलों का इंतजार करते थे, नीरज जी के गजलों का इंतजार करते थे, गौतम राज ऋषि की गजलों का इंतजार करते थे। और अभी फिलहाल वो मलेशिया में है, मलेशिया में नहीं है, तो मलेशिया में होते हुए भी मलेशिया में फिलहाल नहीं है। और मलेशिया वाले कह रहे हैं कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। और मेरे को लगता है कि इनके मन में भी बहुत, अभी मैं लास्ट टाइम भी जब इनके साथ एक मंच हम लोगों ने साझा किया था तो बात हो रही थी, इनका मन था कि वो पहुंचे। तो बकौल फराज ये भी फरमा रहे हैं कि अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और यूबीआई हिंदी के मार्गदर्शक हैं, इसीलिए उनका इस मंच पे मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है कि वो क्या हैं और वो कितने पुख्ता कलम है, कितने गहरे लेखक हैं। आपकी दिगंबर जी पहली किताब माँ पे आई है ना जी। जिस व्यक्ति ने अपनी पहली किताब माँ पे निकाली है, उसके लिए मेरे ख्याल से बोलने के लिए हम जैसे लोगों को तो कोई जरूरत ही नहीं है। दिगंबर जी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत हमको आपसे बहुत सारी गजलें सुननी है। बहुत स्वागत आपका। शार्दुला जी, आपने जो है वो इस महफिल को इतने अच्छे से और इतनी खूबसूरती से बांधा हुआ है कि एक सेकंड के लिए भी जो है मन इधर से उधर नहीं हो पा रहा किसी का। बहुत बहुत आभार है आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। यूबीआई हमारा मंच है, कविताई आपका मंच है और उस मंच ने जो है इस मंच के साथ मिलकर एक ऐसा कैनवस तैयार कर दिया जिसमें अलग अलग तरह के फूल जो है खिल रहे हैं। तो शुरुआत करता हूं मैं एक छंदमुक्त कविता के साथ। आपने कहा था कि जिस परिवेश में हैं उस परिवेश से जुड़ा हुआ अगर कुछ रख सकें, तो मैं काफी एक लंबे समय तक जो है दुबई में रहा, करीब 20 साल जो है वो दुबई में रहना हुआ मेरा। तो दुबई की जो बेसिकली दुबई आज कहा जाता है वो आंखों के सामने ही मेरे जो है वो बना। मैं सन 99 से जो है 2016 तक वहां रहा और पूरे नए दुबई की जो है डेवलपमेंट जो है, हाँ 90 से भी, हाँ, तो पूरे दुबई की डेवलपमेंट जो है वो देखी। तो उसके कुछ चिन्हों को लेके कविताएं हैं। मूलतः प्रेम की कविताएं ज्यादा कहता हूं मैं। तो एक कविता है समय कि तपती रेत के टीलों से उठती आग, समुंदर का गहरा नीला पानी, सांप सी बलखाती शेख जायद रोड।
वहाँ पे एक बहुत मशहूर सड़क है जिसको शेख जायद रोड के नाम से जाना जाता है। मैं दुबई काम से आई। उस सड़क को जो है वो बहुत जो है मान दिया जाता है, बहुत नाम है उसका। तो तपती रेत के टीलों से उठती आग, समुंदर का गहरा नीला पानी, सांप सी बलखाती शेख जायद रोड और कंक्रीट का इठलाता जंगल। तभी तो रोज नजर आते थे रुके हुए, सभी तो रोज नजर आते थे रुके हुए, मेरे इतने करीब कि मुझे लगा शायद वक्त ठहरा हुआ है मेरे साथ। क्या होता है? और याद है वो रिस्ट वॉच, और याद है वो रिस्ट वॉच बुर्ज खलीफा की बुलंदी पे तुमने उपहार में दी थी। क्या बात है। याद है वो रिस्ट वॉच बुर्ज खलीफा की बुलंदी पे तुमने उपहार में दी थी। कलाई में बंधे रहने के बावजूद उसमें कभी बैटरी नहीं डाली मैंने। बहुत वक्त सुंदर। की सुइयां रोक के रखना चाहता था। बहुत सुंदर। वक्त की सुइयां रोक के रखना चाहता था उन दिनों। गाड़ियों की तेज रफ्तार, सुबह से दोपहर, शाम, फिर रात का सिलसिला, हवा के रथ पे सवार आसमान की ओर जाते पंछी, ये सब मुझे कभी भी अच्छे नहीं लगे। सुबह से दोपहर, शाम, फिर रात का सिलसिला, हवा के रथ पे सवार आसमान की ओर जाते पंछी, ये मुझे कभी भी अच्छे नहीं लगे। वक्त के गुजरने का एहसास जो कराते थे। बहुत महीन बात, बहुत बढ़िया। जबकि मैं लम्हों को सदियों में बदलना चाहता था, वक्त को रोक के रखना चाहता था। क्या बात। तुम्हारे और मेरे बीच, तुम्हारे और मेरे बीच एक टक स्थित प्रज्ञ, स्तब्ध, गुरुत्वाकर्षण मुक्त, टिक टिक से परे, धड़कन से इतर, सिलाई दर सिलाई एक लम्हा बुनना चाहता था। क्या बात। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। लम्हों को बांध के रखने की इस जद्दोजहद ने, लम्हों को बांध के रखने की इस जद्दोजहद में कतरा कतरा पिघल गई। फिर तुम भी तो साथ छोड़ गई थी। क्या बात। शेख जायद रोड, दुबई की चकाचौंध, बुर्ज खलीफा, अभी तक की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, और बूढ़ा होता मैं। समय को देखते हैं बस। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात है। एक रचना अपनी किताब से जो मैंने माँ के ऊपर लिखी, वो दरअसल मेरी एक अपनी यादें हैं, मेरी एक डायरी है जो मेरी और माँ के बीच की गुफ्तगू है। सन 2012 में उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद की लिखी है। एक छोटी सी कविता उसमें मैं सुनाता हूँ कि कहते हैं गंगा मिलन मुक्ति का मार्ग होता है। कहते हैं गंगा मिलन मुक्ति का मार्ग होता है। कनखल पे अस्थियां प्रवाहित करते समय एक पल ऐसा लगा सचमुच तुम दूर जा रही हो हमसे। कनखल पे अस्थियां प्रवाहित करते समय एक पल ऐसा लगा सचमुच तुम दूर जा रही हो हमसे। इस नश्वर संसार से मुक्त होना चाहती हो, सत्य की खोज में सृष्टि से एकाकार होना चाहती हो, पर गंगा के तेज प्रवाह के साथ तुम तो केवल सागर से मिलना चाहती थी। क्या बात है। पर गंगा के तेज प्रवाह के साथ तुम तो सागर से मिलना चाहती थी और उसमें समा जाना चाहती थी। जानती थी गंगा सागर से अरब सागर का सफर चुटकियों में तय हो जाएगा। उसके बाद तुम दुबई सागर में और मेरे इतने करीब अरब सागर में मेरे साथ होगी। शायद किसी ने सच ही कहा है, अपनी माँ के दिल को जानना मुश्किल नहीं होता। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया सोच है ये सोच। हाँ बिल्कुल अनूठी बहुत सोच, बहुत 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 शानदार, दिल को छूने वाली है, दिल को छूने। दिगंबर जी जो आपको लगा और आपने उसको उतार पाया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक गजल के कुछ चंद शेर माहौल को बदलता हूँ थोड़ा सा, फिर से वापस उसी में आता हूँ कि एक शगुफा तुम भी छोड़ो, आज तुम्हारी बारी है। क्या बात है।
है। एक शगुफा तुम भी छोड़ो, आज तुम्हारी बारी है, प्रेम किया है हम क्या बोलें, अपनी तो लाचारी है। वाह वाह, क्या बात है। और सीली सीली सड़कों पर है सौंधी सौंधी सी खुशबू, सीली सीली सड़कों पर है सौंधी सौंधी सी सौंधी सी। खुशबू, इंडिया गेट की तन्हाई में इंतजार अब भारी है। ओह क्या बात है। इंडिया गेट की तन्हाई में इंतजार अब भारी है। भारी। और इस महफिल में फूकी हुई सिगरेट की बट ने बता दिया क्या बात है। कि इस महफिल में फूकी हुई सिगरेट की बट ने बता दिया, पीएचडी है कौन इश्क में, कौन सा डिग्री धारी है। क्या बात। और कॉफी पीने आई होगी, तलब नहीं जो है मेरी, कॉफी पीने आई होगी, तलब नहीं जो है मेरी, उजले बादल के शानों से उतरी एक सवारी है। क्या बात है। वाह वाह, बढ़िया। और नीले पंखों वाली चिड़िया जाने फिर कब लौटेगी, कि बढ़िया। नीले पंखों वाली चिड़िया जाने फिर कब लौटेगी। एक शजर पर एक घरौंदे ने एक उम्र गुजारी है। क्या बात, वाह वाह, बहुत अच्छी। एक शजर पर एक घरौंदे ने एक उम्र गुजारी है, और तुम आओ मौसम बदले, बारिश आए तन मन भीगे। क्या बात। वाह वाह, तुम आओ मौसम बदले, बारिश आए तन मन भीगे, धूल भरी आंधी का मौसम जाने कब से जारी है। क्या बात। वाह। और चिलमन से ढक लो आंखों को, तीर चलाती रहती हो। क्या बात है। गौर कीजिएगा कि चिलमन से ढक लो आंखों को, तीर चलाती रहती हो, वैसे होठों के ऊपर का तिल भी मुझ पर भारी है। वाह वाह, वैसे होठों के ऊपर बहुत का सुंदर। तिल भी मुझ पर भारी है। और तितली बादल गुल बारिश दिख जाए तो तुम दिखती हो। क्या बात है। तितली बादल गुल बारिश दिख जाए तो तुम दिखती हो, लगता है इन मसलों पर अब इश्क की ठेकेदारी है। क्या लगता है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसकी ठेकेदारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। एक और सुनाए दिगंबर जी। एक और सुनाता हूँ मैं आपको। बहुत बढ़िया। कि आंसुओं से तरबतर मासूम कंधा रह गया, आंसुओं से तरबतर मासूम कंधा रह गया, वक्त की सांकल में अटका एक दुपट्टा रह गया। वक्त की सांकल में अटका एक दुपट्टा रह गया, और मिल गया जो उसकी माया, जो हुआ उसका करम। वाह। मिल गया जो उसकी माया, जो हुआ उसका करम, पा लिया तुझको तो सब अपना पराया मिट गया। वाह। और आदतन बोला नहीं मैं, रह गई खामोश तुम। कि आदतन बोला नहीं मैं, रह गई खामोश तुम। झूठ सच के बीच उलझा एक लम्हा रह गया। वाह वाह वाह। झूठ सच के बीच उलझा एक लम्हा रह गया, और आपको देखा अचानक बज उठी सीटी मेरी। क्या बात। बचपना है इस शेर में कि आपको देखा अचानक बज उठी सीटी मेरी, उम्र तो बढ़ती रही पर दिल में बच्चा रह गया। तो बढ़ती रही पर दिल में बच्चा रह गया, और कर भी देता मैं मुकम्मल शेर तेरे हुस्न पर। कि कर भी देता मैं मुकम्मल शेर तेरे हुस्न पर, क्या कहूं लट से उलझकर एक मिसरा रह गया। क्या कहूं लट से उलझकर एक मिसरा रह गया, और मैं भी कुछ जल्दी में था, रुकने को तुम राजी न थी। क्या बात है। वाह। कि मैं भी कुछ जल्दी में था, रुकने को तुम राजी न थी, शाम का नीला समुंदर यूं ही तन्हा रह गया। वाह वाह। शाम का नीला समंदर यूं ही तन्हा रह गया, और बोलना बातें बहस तकरार झगड़ा गुफ्तगू। वाह। ये बोलना बातें बहस तकरार झगड़ा गुफ्तगू, इश्क की इस दिल लगी में
असल मुद्दा रह गया। वाह इस बहुत इश्क की इस दिल लगी में असल मुद्दा रह गया। वाह, और कुछ कहा नजरों ने, कुछ होठों ने, सच किसको कहूं। कि कुछ कहा नजरों ने, कुछ होठों ने, सच किसको कहूं। यूं शराफत सादगी में इश्क बंदा रह गया। यूं शराफत क्या बात, सादगी क्या में बात। इश्क बंदा रह गया। और आंसुओं से तरबतर मासूम कंधा रह गया। वक्त की सांकल में अटका एक दुपट्टा। बहुत बढ़िया, क्या रवानी है आपके कहने। बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ गया आज। महफिल एकदम वो हो गई, गुलजार जिसे कहते हैं, एकदम खुश हो गई। बहुत बढ़िया। और जो नुमाया हो रही थी, कभी आ रही थी, जो आपके सारी गजलों की मेरे ख्याल से दिलरुबा है। पहली सबसे पहली श्रोता वही रहती हैं, और जो करेक्शंस करने के बाद जो हम तक गजलें पहुंचती हैं वो इनके जरिए पहुंचती हैं, इनको मना के पहुंचती हैं। तो इनका धन्यवाद कि इन्होंने उसे पास किया। बहुत बहुत बढ़िया। इश्क में रहना और इश्क में गजलें जो है वो तभी हो पाती हैं जब जो है माहौल इश्किया बना रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे को भी इस महफिल में जो है एक भार दिया गया है, और मैं चाहूं तो भी उसको पूरा तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जो है कोशिश करता हूं। हमारी ये महफिल में सभी जो है अपना अपना कलाम पढ़ चुके हैं, सभी अपनी अपनी कविता गुनगुना चुके हैं। तो मिथिला की बेटी और राजस्थान की बहू अगर मैं सही हूं, और वर्तमान में 16 वर्षों से सिंगापुर में रह रही हैं, और मास्टर इन कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग। सच कहूं तो मैंने आज पहली बार ही सुना ये कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग भी एक इंजीनियरिंग की फील्ड है। वैसे तो इतनी फील्ड है, लेकिन ये इस फील्ड का मुझे नहीं पता था। आई एम नॉट मिस्टेकन कि जर्मनी से आपने जो है अपना जो है ये कोर्स किया। हिंदी भाषा और कविता के क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक बहुत ही सुपरिचित नाम है शार्दुला जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हिंदी कविता और विकास में संलग्न जाने माने मंच कविताई की संस्थापक सदस्य शार्दुला जी। उनकी रचना धर्मिता के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि जहां प्रकृति से जुड़े बिंब जीवन की संवेदनाओं से जुड़े और फिर नए भावों का निर्माण करें, तो आप समझ लीजिए कि शार्दुला जी की कविता वहां से धीरे धीरे उदित होती है। एक काव्य की ऐसी रसधार बहा देती हैं कि सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा उनको बुलाने के लिए, और आप सबके लिए भी कहना चाहता हूं कि गुलों के साथ ये गुलशन महकने वाला है। गुलों के साथ ये गुलशन महकने वाला है। सुरों को छेड़ दे मौसम बदलने वाला है। तेरी आवाज का जादू अभी चला भी नहीं, ये देख शाम का मंजर पिघलने वाला है। वाह वाह वाह। स्वागत है आपका शार्दुला जी, स्वागत है शार्दुला जी। स्वागत शार्दुला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मैं सोच के आई थी कि पढ़ूंगी, मगर आप लोगों ने इतना बचपन को याद करके, पहले हरजीत जी ने, फिर उसके बाद श्रद्धा ने इतना याद किया कि मुझे लगा मैं अपनी वो एक कविता पढ़ूंगी जिसमें मुझे भी बचपन बहुत याद आ रहा है, खासकर बाहर रहने से। कविता का शीर्षक है मुझे फिर बुलाती हैं मुस्काती रातें। क्या मुझे फिर बुलाती हैं मुस्काती रातें, वो छोटे शहर की बड़ी प्यारी बातें। मैं कोटा में बड़ी हुई, तो छोटा शहर था उस समय। अभी आज जैसा आईआईटी का हब है, ऐसे नहीं था वो। मुझे फिर बुलाती है मुस्काती रातें, वो छोटे शहर की बड़ी प्यारी बातें। चंदा की फांकों का हौले से बढ़ना, चंदा की फांकों का हौले से बढ़ना, जामुन की टहनी पे सूरज का चढ़ना। क्या बात।
कड़कती दोपहरी का हल्ला मचाना। बच्चे जब स्कूल से आते हैं सबसे दोपहर होती है कड़कती, फिर भी एनर्जी पता नहीं कहाँ से उनमें होती है। आई थिंक ये सभी का बचपन है। तो जामुन की टहनी पे सूरज का चढ़ना, कड़कती दोपहरी का हल्ला मचाना, वो सांझों का नजरें चुरा बेर खाना। ये जो एक पर्सोनिफिकेशन, आप जब अंग्रेजी कविता एप्रिसिएशन पढ़ेंगे तो उसमें पर्सोनिफिकेशन है ये पूरा प्रकृति का, कि प्रकृति जैसे कोई बच्चा या बच्ची है, वो सांझों का नजरें चुरा बेर खाना। हमारे जमाने में हम लोग बेर खाने के लिए बेरों की झाड़ियों में जाते थे, हाथ में कांटे लगते थे तो माँ से झूठ बोल देते थे कि यूं तो कभी बताते नहीं थे कि चुरा के मतलब बेर खाने हम जंगलों में गए हैं। छोटे छोटे लाल वाले बेर, लाल वाले बेर। वही आ गया वक्त फिर आते जाते, ले फूलों के गहने, ले पत्तों के छाते, क्या बात, लाती है मुस्काती रातें। बहुत सुंदर। बहना का कानों में हंस फुसफुसाना, बहना का कानों में हंस फुसफुसाना, भैया का शावर में चिल्ला के गाना, वो दीदी का लेक्चर वो मम्मी की पूजा, वो दीदी का लेक्चर वो मम्मी की पूजा, नहीं मामू से बढ़ के गप्पोड़ दूजा, सुनाने लगा कोई फिर से वो बातें, वो तुलसी के दिन और चंपा की रातें। वाह क्या बात। वो तुलसी के दिन और चंपा की रातें, मुझे फिर बुलाती हैं मुस्काती रातें। परीक्षा के दिन पेट में उड़ती तितली, बटरफ्लाई इन द स्टमक। परीक्षा के दिन पेट में उड़ती तितली, पिक्चर के क्लाइमेक्स पे गुल होती बिजली, वो साइकिल वो लूना, वो गिरना संभलना, वो साइकिल वो लूना, वो गिरना संभलना, वो बेजार गलियां झुका फिर वो चलना। क्या बात, क्या बात, क्या बात। वो बेजार गलियां झुका सिर वो चलना, उधारी के कंचे वो छल्लों के खाते, के कंचे वो छल्लों के खाते, है क्या क्या गवाया यहाँ आते आते, है क्या क्या गवाया यहाँ आते आते, मुझे फिर बुलाती है मुस्काती रातें, वो छोटे शहर की बड़ी प्यारी बात। क्या बात, बहुत सारा बचपन आंखों के आगे से निकल गया। बेहद खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। और अब बस एक अंतिम में छोटा सा नवगीत है, बहुत छोटा सा है। एक एनवायरमेंटल समिट के बाद जब जो डिसीजंस हुए और मैं परेशान हुई, मुझे लगा कि जो हमें पैमाने तय करने चाहिए थे एनर्जी कंजर्वेशन के, वो हुए नहीं हैं। तो उस पे लिखा, कविता का शीर्षक है एक सपना टूटता है। गंभीर सी है थोड़ी। आज चुप्पी मूढ़ता है, आज चुप्पी मूढ़ता है, एक सपना टूटता है, एक हरियाली मेरे जंगल से नोटों तक चली। क्या बात। जब समझ आया कि सारे बाप रे, खाली पैसों के कारण होते, मतलब कितना भी कोई एक्टिविस्ट कर ले, कितनी रिपोर्ट्स आ जाए, केवल पैसों के ऊपर होते। एक हरियाली मेरे जंगल से नोटों तक चली, सालों से बोरी में लिपटी शायरी अब पक चली, सालों से बोरी में लिपटी शायरी अब पक चली, फल पका अब फूटता है, एक सपना टूटता है। वाह, क्या बात। अब दूसरा बंद है कि क्या हमारा हाल है विदेशों में, जो हम लोग सारा काम हमारा जिम में होता है। भाग पाती अब न गलियां ट्रैफिकों ने पांव छीने, भाग पाती अब न गलियां ट्रैफिकों ने पांव छीने, एक ही मंजर दिखाती थक गई ये ट्रेड मशीनें। जो ट्रेडमिल्स हैं वो आपका बदलता नहीं है।
तो भाग पाती अपना गलियां ट्रैफिकों ने पांव छीने, एक ही मंजर दिखाती थक गई अब ट्रेड मशीनें, कुछ ना पीछे छूटता है एक सपना टूटता है। मैं ऑयल एंड गैस में हूँ और ऑफशोर के काम में हूँ, तो उसका एक वो है बंद, क्रेन पोतों टैंकरों के बीच सूरज क्या करेगा। हाँ, बहुत अच्छे। ट्रेन, आप तेंजिंग में हैं हरप्रीत जी, आप तो बहुत अच्छे से समझेंगे मैं क्या कह रही हूँ। जी जी जी। पोतों टैंकरों के बीच सूरज क्या करेगा, अब कहाँ पानी में जाकर आसमां डुबकी भरेगा, क्षितिज पल पल रूठता है एक सपना टूटता है। बहुत अच्छा। और फिर उसके बाद जब कई बड़ी जो कंट्रीज हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जिनको बोलते हैं, वो समझाते हैं कि अमन क्या होना चाहिए उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत कहा है, जो हर वक्त सहते हैं और जो हथियार होते हैं वो भी उन्हीं कंट्री से आते हैं, उन्हीं देशों से आते हैं। अमन के मायने क्या वो बताएंगे हमें, अमन के हैं मायने क्या वो बताएंगे हमें अब, छत जमीनें जा लगी और रास्ते छलनी हुए जब, शहर छाती कूटता है, शहर छाती कूटता है एक सपना टूटता है, सपना टूटता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शादुला। और मैं चाहूंगी आप कुछ बोलें थोड़ा सा, आज आप भी कुछ समझाएं, कुछ बताएं अपनी यात्रा। मुझसे कह रही हैं? हाँ सपना, आपसे कह रही हैं। मैं क्या बोलूं, इतने दिग्गज कवियों और कवयित्रियों के बीच मैं सिर्फ सुन रही हूँ और उसी में मुझे लग रहा है कि कितना ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आप लोगों के साथ मैंने मंच साझा किया है। यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। शार्दुला जी का संचालन है, दिगंबर सर हैं और रमा जी जापान से आई हैं। इतने मतलब जो बड़े नाम जिनको हम सिर्फ दूसरे मंचों पे सुनते थे, आज अपने मंच पे सुन पा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज की जो आपने जो बात कही कि हम सारे प्रवासी भारतीय हैं, यहाँ बैठे हैं, सभी बाहर देश में बैठे हैं और सबने हर चीज की कहते हैं ना, अच्छी और बुरी हर सिचुएशन में एक प्रो और कॉन रहता है। किसी चीज की पॉजिटिव साइड भी रहेगी तो हर चीज की नेगेटिव साइड भी रहेगी। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, जो दूर देश में हमें बैठे हुए देखते हैं लोग, वो कई बार सोचते हैं कि अरे बाहर बैठे हैं आप, तो आप क्या बात है। तो वो एक जो मुझे कभी कभी लगता है, ये एक जो भ्रम सा हो जाता है, आंख पे पट्टी बंधी होती है कई बार, कि जो बाहर हैं वो सबसे सुखी और सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, उन्हें सबसे बेस्ट मिल रहा है। तो आपको बस मैं यही कहना चाहूंगी, उन लोगों तक यही मेरी मन की बात कहना चाहूंगी कि माना बहुत कुछ अच्छा है यहाँ, मगर जो चीज है दिल में, जो घर ना पहुंच पाने की, खासकर अभी ये 2 सालों ने तो बहुत कुछ दिखा दिया, बहुत कुछ सिखा भी दिया। और ऐसे समय में वक्त कभी कभी कहता है कि घर होते तो अच्छा होता, घर होते तो ऐसा होता, घर होते तो वैसा होता। घर वालों से इतने दूर हैं, तो जहाँ हैं वहाँ पे बिल्कुल बहुत खुश हैं, अपना परिवार है साथ में, जो जिसे कहना चाहिए न्यूक्लियर फैमिली। जो अगर हम यहाँ तो जॉब की वजह से हैं हम लोग, माँ बाप परिवार, बाकी तो पूरा परिवार तो भारत में छूटा है। मेरा तो उज्जैन मेरे दिल के बहुत करीब है, उज्जैन से हूँ मैं, तो ससुराल भी वही है, पियर भी वही है। लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं, हम लोग तो फिर भी काफी किस्मत वाले हैं। मैं उन लोगों की बात आज जरूर आप तक पहुंचाना चाहूंगी जो NRI कहने के हिसाब से, हम लोग जो जॉब के हिसाब से आते हैं, बड़ी कंपनियों में के बड़े पायदानों पे हम स्थापित होते हैं, हम काफ़ी अच्छे से रह पा रहे हैं यहाँ। पर एक तबका प्रवासियों का वैसा भी है जो बहुत तकलीफ से गुजरता है। और पिछले कुछ दिनों में कई चीज़ें ऐसी हुई, खासकर। और दूसरी चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि यहाँ मलेशिया में बड़ी एक क्यूट सी बात है कि यहाँ सारे जो गार्ड्स हैं ना, उनको सबको हिंदी आती है। बोलो कैसे? क्योंकि सारे नेपाली हैं।
सारे नेपाली हैं, तो हिंदी की जय जयकार यहाँ हर तरफ होती है, चाहे हम इतने दूर हैं लेकिन फिर भी हम हर जगह हिंदी बोल पाते हैं। तो वो एक बात जरूर है, लेकिन उन्हीं लोगों तक, मतलब वो वैसे नेपाली है कहने पर उन्हें हिंदी आती है, यूं कहने को वो हमारे भारतवासी नहीं है, मगर उनके भी दिल की जो व्यथा है इस वक्त काफी तकलीफदायक रही। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी दूर देश में लोग बैठे हैं, इन साथियों के, इन हमारे हिंदी सहभाषियों के दुख को भी जरूर समझें और उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ कर सकें तो जरूर करें। बहुत सारे हैं जो इस वक्त बहुत परेशानी में हैं। यही बात मैं आज पटल के जरिए जरूर, जितने भी मुझे सुनने वाले हैं आज जो भारत देश से बाहर बैठे हमारे मित्र हैं, उनसे यही कहूंगी कि हम और आप तो बहुत आराम से हैं जी, पर कुछ ऐसे भी हैं प्रवासी जिन्हें शायद हम बाहर प्रवासियों की जरूरत भी होगी। तो ज्यादा लंबी नहीं बात करूंगी और मैं चलो 4 लाइनें सुनाती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं लंबी पर छोटी सी, क्योंकि कविताओं की बात चल रही है। और उसके बाद मैं दिगंबर सर को बुलाना चाहूंगी पटल के हमारे यूबीआई की तरफ से आप सभी का आभार प्रकट करने के लिए। चूंकि आप सबने अपनी कविताएं सुनाई और शार्दुला जी ने मुझे बुलाया है, तो बिना कविता सुनाए आगे जाना तो अच्छी बात नहीं होगी। तो चलिए एक कविता सुनाती हूँ। देश से, जो देश की यादें आती हैं, जो बातें होती हैं, उस पे है। क्यों याद बहुत आती है, क्यों याद बहुत आती है, क्यों अंदर से झकझोर जाती है, क्यों नहीं भूल पाती हूँ मैं, क्यों आज भी सपनों में आकर सताती है। क्यों याद बहुत आती है, वो मेरे देश की धरती, वो मेरे देश की धरती। बरसों तक दूर रही हूँ तुमसे, नापा धरती का हर एक कोना, नापा धरती का हर एक कोना, देखे दुनिया के अद्भुत नजारे, पाए कई सुख इस धरा के, फिर भी मन का एक छोटा सा कोना क्यों रहता है सूना सूना, फिर भी मन का एक छोटा सा कोना क्यों रहता है सूना सूना। ना जाने ऐसा क्या है तुझमें, ना जाने ऐसा क्या है तुझमें, आज भी हर होली दिवाली मन परिंदा बन जाता है, तेरी ओर खिंचा जाता है, आज भी ढूंढती हूँ तेरी छवि में। लजीज हिंदुस्तानी ही पकवानों में, मंदिर के प्रसाद की उन लंबी कतारों में, अपनी हिंदी के माथे की इस बिंदी में, ऐसा क्या है तुझमें, ऐसा क्या है तुझमें, मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ। मगर आज भी अपने होने के निशान, मगर आज भी अपने होने के निशान तुझी में खोजने आई हूँ। शायद कुछ देर तो सुकून मिलेगा, शायद कुछ देर तो सुकून मिलेगा, आज इसी एक आस के साथ आप सबके बीच चली आई हूँ। क्योंकि आती है खुशबू मेरे वतन की, क्योंकि आती है खुशबू मेरे वतन की, अपने अपनों की और अपनी हिंदी की इस महफिल में। बस थोड़ा खुद को, थोड़ा उस धरती को अपनी हिंदी में खोजने आई हूँ। खुशबू है वह मेरे वतन की, खुशबू है वह मेरे वतन की, यूं ही नहीं मैं तेरी ओर खिंची चली आई हूँ, यूं ही नहीं मैं तेरी ओर खिंची चली आई हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। शार्दुला जी, एक बात कहना चाहूंगी मैं, सुन रहे हैं जी? हाँ, आपने बोला था कि एशिया में हम रह रहे हैं, तो कुछ ऐसा भी सुनाइए। तो यहाँ पे थाईलैंड में सबको मालूम है कि सब आते हैं तो बहुत एंजॉय करना चाहते हैं, सब है। और अब सिचुएशन ऐसी हो गई है, कोई सुनेगा तो उनको लगेगा कि थाईलैंड ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ लोग आए हुए हैं जो होटल्स में हैं, हॉस्पिटल्स उनको नहीं रखा हुआ, और कुछ माइल्ड इन्फेक्शंस जैसे होगा कोरोना के उससे, तो उनकी सिचुएशन, मेरे घर के बिल्कुल सामने होटल्स हैं और वो विंडोज में मुझे दिखते हैं। 4 लाइनें मैंने लिखी हैं, अगर इजाजत दें तो मैं सुनाऊं। स्वागत। हाँ जी। इंसान झांक रहा बंद द्वार की खिड़कियों से, हसरत से ताक रहा बाहर आसमान में, पक्षियों की चहचहाट संग धरा का दिखता सूनापन, चलते पहियों का पंथ थम सा गया हर पल। अब बाहर महीनों से खुली हवा चलती नहीं, घूमने की आजादी नहीं, अपने पराये का शोर नहीं, मित्रों की आवाजें आने से डरने लगी, तन्हा बसर हो रही जिंदगी। आज भी उम्मीद जाग रही,
खिड़की से झांक रही, संभल रही मुख को ढाक रही, रात को लिया आगोश में, उगते सूरज के जोश ने, आया हवा का झोंका, क्या ये कोई धोखा, निंद्रा टूटी आंगन चमका, फिर जीवन लौटा, नहीं कोई धोखा। ये मैंने इसलिए लिखा, मैं जहाँ रहती हूँ मेरे आसपास होटल्स हैं और वहां पे कुछ पेशेंट्स को रोका है जो हॉस्पिटल में नहीं जगह है और उनको रोक सकते हैं, माइल्ड इन्फेक्शंस होंगे उनको, और वो आप मानेंगे नहीं, सिचुएशन ऐसी आ गई है, बंद है सब ग्लासेस विंडोज, कुछ नहीं खुलता, और वो मास्क लगा के सुबह सुबह वहां खड़े रहते हैं। क्या करेंगे? आप बताइए कि सिचुएशन कैसे, उनके अंदर क्या भावनाएं होती होंगी, यही कि हम कैसे क्यों ऐसे आए और क्या, और वो यहाँ रहने वाले नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बताना चाह रही थी कि भावनाओं में हम इतना बह जाते हैं, पर हम सोच ले थोड़ा सा किसी के लिए तो हमें बहुत बड़ा, जैसे मैं सुबह उठती हूँ, कर्टेन हटाती हूँ, योगा वहां बैठ के करती हूँ, पर मेरा मन नहीं करता उनको देखकर ऐसे बैठने का। मुझे ये लगता है मैं कितना ओपन हूँ, कितने खुले से अच्छे से बैठी हूँ, और वो लोग खिड़की भी खोलते नहीं और मास्क लगा के बैठे हुए। मैं आप लोगों को कभी फोटोज भेजूंगी उनकी, पर बहुत खराब सिचुएशन है। तो इसलिए हमें लगता है साहित्य ने हम सबको इतना जोड़ के इतने अच्छे से आपस में मिला दिया है, बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है सबके लिए। जी, और जो दूसरी सपना, जो सपना शिवानी है उन्होंने बोला, ये दो इतनी जरूरी बातें हैं कि हम सबको, और खासकर हम लोगों के जो देश हैं, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सब में शायद यही हाल हो कि बहुत, जिनको हम फॉरेन वर्कर्स बोलते हैं, हमारे यहाँ पर फॉरेन वर्कर में नेपाली, जो लोग एशिया वाले देशों के हैं वो, हाँ अलग अलग देशों के हैं, नेपाली, श्रीलंकन और बांग्लादेशी इतने हैं, और वो भी 2-2, 3-3 साल से इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। जैसे कई लोग तो जिस साल जाना था उस साल ही दूसरा साल था उनका, तो 4 साल हो गए होंगे, इन्होंने घर नहीं देखा है, क्योंकि वो चले जाएंगे तो वापस नहीं आ सकते, वो चले गए हैं और उनको वापस आने का वीजा नहीं मिल रहा है, और बहुत बुरा हाल है। कई बार तो ऐसा होता है कि बाहर खाना खाना मना हो जाता है, तो उनका और बुरा हाल हो जाता है। बहुत पूरे जिस तरह से वो काम करते हैं, वो नॉर्मल सिचुएशंस में भी पाइप के अंदर, जिसको हम लोग क्लोज बोलते हैं, उसमें वो काम करते हैं, उसमें वो 2 मास्क लगाकर, 3 मास्क लगाकर उनको काम करना पड़ता है। बहुत बुरा हाल है। और तो उनके अंदर इतना डर बैठ गया है, इतना डर बैठ गया है, वो बंद कमरे में भी मास्क लगा के खड़े हैं, जबकि कोई नहीं है पास में। तो यही होता है कि बहुत बड़ी सिचुएशन है ये जो खराब हो गई, और उसको सुधारना, इनका साथ देना। सपना जी ने बहुत अच्छी बात की कि हमें सबके हमें आजू बाजू देखते रहना चाहिए, थोड़ा सा भी अगर हमें लगे कि छोटे सी काम होते, बहुत छोटी चीजें होती हैं आपके पास में, आपको पता होता है कि कोई किसी की आप मदद कर सकें, तो मैं मेरी कोशिश रहती है कि जब मंच मिला है, मैं जहाँ 4 लोगों को ये बात कह सकूं और रिक्वेस्ट कर सकूं, तो मैं कोशिश कर लेती हूँ अपनी तरफ से। तो बस मैंने मौका छोड़ा नहीं आज का भी, सॉरी आज की पूरी बातचीत अलग दिशा में ले जाने के लिए। हम सबके देश एक जैसे हैं, कौन हर देश में जो जितने लोग यहाँ पे आज जुड़े हैं, मुझे लगता है सभी ज्यादातर। रवि जी आप अनम्यूट शायद करना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं सॉरी, मैं ओके, मुझे लगा आप अनम्यूट करना चाह रहे हैं। हांगकांग में एक्चुअली थैंकफुली कंट्रोल में है काफी कुछ, बेटर नाउ, अभी अच्छा प्रीटी मच इन कंट्रोल यहाँ पे, बट हाँ काम और कमाई एंड लोगों के लिए समस्याएं हैं, बहुत सारी उस तबके की जब बात कर रही हूँ उसमें भी समस्याएं हैं लोगों के लिए, खासकर लोग घर नहीं जा पा रहे। मैं खुद 2 साल से, हाँ मैं भी घर नहीं जा पाई हूँ 2 साल से, वही दर्द झलकते हैं। अब तो कविताओं में भी झलकने लगे हैं, अब कि लिखा नहीं जा रहा और कुछ, शायद फंसे हैं, तो लग रहा है कि कब की बात है। आप दिगंबरी से पूछिए, वो भारत में, वो यहाँ नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, उनकी दुखती राग अलग है, उन्हें वापस आना है और वो वहाँ फंसे हैं। काम यहाँ है, घर यहाँ है, सामान यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, गाड़ी यहाँ है, सब यहीं है, और वो वहाँ है फंसे हैं। तो सारी परिस्थितियाँ बहुत अजीब हैं।
इन प्रवासियों मजबूरियों के की दर्द एक अलग अच्छी चीज होते है, हैं, प्रवासियों के बहुत अलग दर्द होते हैं सच में। लेकिन इन सब मजबूरियों में भी एक बड़ी अच्छी चीज है, हम सब जुड़ गए हैं जी जुड़ उसमें। गए। बिल्कुल रमा जी, बात है, बिल्कुल ये जुड़े सबसे हुए हैं। हम बेस्ट जुड़ गए, चीज हुई है, बेस्ट चीज जो ये कहना है अकेलापन कोरोना हमारा की। ऐसे दूर हो गया है। हाँ, अकेलापन तो सच कहूँ तो अकेलापन तो लगता ही नहीं है, क्योंकि रोज लाइव्स होते हैं, रोज सेशंस हो रहे हैं, रोज बिल्कुल। लोगों से आप मिल रहे हैं। हाँ, और जो नॉर्मलसी में हम कम मिलते होंगे, उतने ज्यादा लोगों से अब बल्कि मिल पा रहे हैं। बिल्कुल एक दिन में 4-4 इवेंट्स आप कर पाते थे, नहीं कर पाते थे, आप एक ही जगह खाना खाने जा पाते थे, अब आप 4 गोष्ठियों में जा पाते हो दिन भर में, तो ये तो दिस इज अ ब्लेसिंग। बहुत जरूरी हो गया है, ये बहुत जरूरी हो गया Blessing आपस में मिलना, कैसे एक तो दूसरे जैसे जैसे हर आपात स्थिति आती है तो वैसे वैसे जो है आपस में जुड़ाव ज्यादा होता ही है। होता ही है, होता तो ही। बात है। चलिए, मैं दिगंबर जी को समाप्त करना रिक्वेस्ट करूंगी चाहूँ। कि सर आप जी कार्य जो है अपने कार्यक्रम हमारा को आगे। कार्यक्रम इतना अच्छा रहा कि सबके लिए अगर मैं एक शेर में समअप करूं तो दहकते आग के शोलों पे चलकर शेर कहते हैं, हमें पहचान लीजिए हम गजल के शेर कहते हैं। क्या बात, क्या बात। बाहर लोग बैठे हुए हैं, सब आपस में जुड़े हुए रहते हैं। आप सबका यूबीआई और कविताई मंच की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक आभार, आप सबका अभिनंदन। सबने अपनी लाजवाब कर देने वाली रचनाओं से, अपने स्वरों से, अपने नवगीत से एक ऐसा तिलिस्मी आभा मंडल बना दिया जहां से होकर खूबसूरत गजलों का सतत प्रवाह निकला। आज की शाम एक हसीन कैनवस, जहां जापान के हाइक्यू की चांदनी, चाइना से सुकरात की सच्चाई में लिपटे शब्द, थाईलैंड से मुस्कुराती सुबह, हांगकांग से अनसुलझे अजनबीपन की कहानी, सिंगापुर से तो माँ की लोरी और बदलती नारी के रंग रूप के साथ बचपन की हसीन यादें और जीवन की सच्चाइयां इतनी सिमट के आ गईं कि सबने एक अलग अलग रंग से एक नया आकाश बना दिया। सबने अपने अपने अलग अंदाज की पेंटिंग करी, जहां प्रकृति के रंगों की अमराई है, भाषा की सच्चाई है, कविताई है, छंदों की ऊंचाई है और हिंदी गजल की गहराई है। क्या बात, मैं तो ये कहूंगा कि ये सब कुछ सबको साफ दिखाई है। क्या बात है। एक बार फिर से आप बहुत सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत 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 तहे दिल से आभार, मेरा सभी को अभिनंदन। यूबीआई के मंच पर आप आए हैं, आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको बहुत दिगंबर जी। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शार्दुला जी, थैंक यू सपना जी, थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत आभार आप सभी मंच का। बहुत अच्छा आयोजन रहा। बहुत अच्छा रहा, थैंक जी। यू। और मैं ये आप सबको कहना चाह रही हूँ कि अभी भी लोग जुड़े हुए हैं हमसे। मुझे लगता है हम 8:30 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था, 10:30 बज रहे हैं, 2 घंटे से हम लाइव हैं और अभी तक लोग जुड़े हुए हैं। काफी सारे कमेंट्स आ चुके हैं, 200-250 से ज्यादा कमेंट्स हैं मुझे लगता है, और बहुत सारे लोग आप लोगों को सुन रहे हैं। और आगे भी अभी ये तो लाइव रहेगा ग्रुप के अंदर, मैं डिलीट नहीं करती हूँ, वो हमेशा के लिए रहता है वहां पे, तो और भी जो ग्रुप के मेंबर्स आगे भी सुनते रहेंगे, आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत आभार आप सबका। और दिगंबर जी ने आप इतना सुंदर उसको पूरा जो है बुना है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। छोटी सी शार्दुला जी आपका तो मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है, उतना कम है। करिए, अब हम अगले अब प्रोग्राम हम आगे की प्लानिंग करेंगे। अब हम शीतल को पकड़ेंगे और बोलेंगे चलो आगे क्या करना है बताओ अब। और बाकी यूबीआई की टीम और कविताई की टीम मिलकर बिल्कुल बहुत कुछ और नए रंग बिखेरेगी साथ में। तो बस इसी के साथ मुझे लगता है लाइव से विदा लूंगी, और कल हम फिर आएंगे, कल अफ्रीका और यूरोप के रंग लेके आएंगे। हिंदी के स्वर जो इन दोनों कॉन्टिनेंट से आ रहे हैं, उनके आगमन के लिए आप सभी, मुझे पता है आप आतुर हैं। और संडे को बच्चों का एक कार्यक्रम है, उनकी हौसला अफजाई के लिए जरूर आइए, आप सबको भी मैं निमंत्रण दूंगी। ग्रुप में रोज कार्यक्रम होते रहते हैं, कॉन्टेस्ट तो वगैरह वो सब तो चलता ही रहता है, बट ये कार्यक्रम फिलहाल लाइव सेशंस जो अभी चल रहे हैं हिंदू उत्सव, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उसमें भी। और बहुत बहुत आभार एक बार फिर से। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको, शुभ रात्रि। मैं लाइव को जय हिंद।